So guys, what's up? Welcome back to the amazing revision class of CA Inter Law. अभी ठीक है आवाज? अले साल चलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। चलो, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। चलो, कुछ कुछ हो जाता है इसको बीच में, है ना, धक 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 हो जाता है इसको बीच में, कुछ कुछ होता है इसको। चलो, तो वी आर गोइंग टू, ओए नालायक, वीडियो लाइक करो, पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल में जाओ, कहाँ मिलेगा सर? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में जाओ, ये पीडीएफ आप निकाल सकते हो वहां से, ठीक है, और इसको यूज करके आप ये चैप्टर को बड़े प्यारे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। वाओ सर! और ये चैप्टर मैं तुमको सही सही बताऊं, ये चैप्टर की ना मुझे ऐसा पर्सनल गट फीलिंग आ रही है कि ये रीसेंट एग्जाम्स में जो अब आने वाले ना, ये आने वाला है भाई, ये मतलब आने वाला है, कुछ अच्छी अच्छी वेटेज का आने वाला है ये वाला चैप्टर, ठीक है। सो गेट रेडी टू फेस दिस चैप्टर इन द एग्जामिनेशन, और आया तो 8-10 नंबर का अगर आ गया तो मजे करा के जाएगा तुम्हारे ये, ठीक है? ठीक है सर। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और पूरा चैप्टर अपन कवर करेंगे, और चैप्टर खत्म करने के बाद फिर वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस आल्सो। राइट सर। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स। राइट सर। सबसे पहले आते हैं हम, अच्छा कौन से सेक्शंस कवर होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? आपके सेक्शंस कवर होने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 139 टू 148, ठीक है। आपके कौन से सेक्शंस कवर होने वाले हैं? सेक्शन नंबर 139 से लेके 148 तक के सेक्शंस कवर होने वाले हैं आपके इसके अंदर, एंड
आप स्टार्ट करोगे विद सेक्शन नंबर 141। सर 139 से क्यों नहीं? अरे जैसे जैसे इधर उधर कूदी कूदी करके इधर उधर कोई कोई सेक्शन कूद कूद के पढ़ लेंगे ना, पढ़ने तो सारे ही हैं, बट अपन एक फ्लो में चलेंगे तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेक्शन नंबर 141। ठीक है, 141 क्या बोलता है सुनना जरा आराम से। 141 बात करता है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। कौन बंदा ऑडिटर बन सकता है, कौन बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता। सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 आंसर करते रहना साथ साथ। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 2 बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली एंड ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है। द स्टैट ऑडिटर, जिसको हम स्टैट ऑडिटर बोलते हैं, ये स्टैट ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस बन सकता है, या फिर फर्म बन सकती है इंक्लूडिंग एलएलपी भी बन सकता है। बट ये ध्यान रखना, फर्म बन सकती है इंक्लूडिंग एलएलपी भी बन सकता है, बट ये चीज ध्यान रखना कि जो फर्म होगी उसमें मेजॉरिटी पार्टनर प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया होने चाहिए, तो ही वो क्या बन सकते हैं, तो ही वो ऑडिटर बन सकती है वो फर्म। पर हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जो फर्म और एलएलपी है ना, जिसको आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, तो ठीक है आप फर्म को अपॉइंट कर लो, बट उसमें भी जो पार्टनर सीए होंगे सिर्फ वही लोग ऑडिट कर पाएंगे, और उसके बाद वही लोग क्या कर पाएंगे, रिपोर्ट पे साइन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि फर्म में कोई और प्रोफेशनल है तो ऑडिट वो करने बैठ गया, क्योंकि तुमने ऑडिट तो फर्म के नाम पे पकड़ ली ना। नहीं, अगर तुम फर्म के नाम पे भी ऑडिट लोगे तो ऑडिट करेगा कौन, सिर्फ जो उसमें पार्टनर सीए हैं, सिर्फ वही ऑडिट कर पाएंगे। फिर मैं आया सर किस किस को ऑडिटर नहीं माना जाएगा, मतलब कौन कौन बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 141 सबसेक्शन 3 बोले तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अगर तुमने काम करा तो अपने खुद के काम बिगाड़ लोगे, आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे। आप कब ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है, पहला बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती अदर देन एलएलपी, यानी एलएलपी ऑडिटर बन सकता है। ठीक है सर, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में आप कभी भी ऑडिट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप ऑफिसर या एम्प्लॉय हो किसके कंपनी के, तो यू कैन नॉट बी द ऑडिटर। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों सर? क्योंकि वहां पर आपकी इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वॉचिंग इतनी ज्यादा होती है, बंदे इतने ज्यादा लाइव होते हैं और लाइक नहीं करते हो तुम, ना लाइक। आई हेट दिस, गंदे बच्चे। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो होगा, अगर इन्हीं को तुमने ऑडिटर बना के बैठा दिया तो भाई पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, ये ऑडिटर नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला पार्टनर ऑफ ऑफिसर ऑफ कंपनी, पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर ऑफ कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। यानी कि ऐसे समझो, मेरी बात सिंपल से समझो, अगर आप पार्टनर या एम्प्लॉय हो किसके, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इफ यू आर द पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यू कैन नॉट बी द ऑडिटर, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। वाओ सर। So if you are a partner of the officer, you cannot be the auditor. If you are employee of the officer, you cannot be the auditor. If you are a partner of the employee of company, you cannot be the auditor. Or if you are employee or employee of company, तो you cannot be the auditor. मैंने उधर थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप बाद में रीड कर सकते हो, नोट्स मैंने तुमको दे दिए टेलीग्राम में, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद बोला अब डी पॉइंट सुनना, ये बड़ा प्यारा है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर कोई पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या पार्टनर, अगर कोई पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर क्या है, अगर कोई पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर क्या है, सिक्योरिटी होल्ड करता है किसमें, कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी में, कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, कंपनी की एसोसिएट कंपनी में, या फिर उस सब्सिडरी, उस होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी में। मतलब हमारी कंपनी है, आप हमारी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप या आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर अगर कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में, कंपनी की एसोसिएट कंपनी में, या फिर इस होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी, तो मैं इसको बोल दूंगा ये मेरी फेलो सब्सिडरी है। इस होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरीज मैं को सब्सिडरी बोल लो, फेलो सब्सिडरी बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो आपकी होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी होगी, आप उसमें भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। तो पहले तो तीनों को मना कर दिया ना, तुम जिसको प्रपोज्ड ऑडिटर जिसको बनना है वो भी नहीं कर सकता, उसका रिलेटिव भी नहीं कर सकता, उसका पार्टनर भी नहीं कर सकता, कोई भी बंदा इन सब कंपनीज में सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता। फिर आया रूल 10, और रूल 10 ने आपको यहां पर क्या दी, एग्जम्पशन। रूल 10 ने एग्जम्पशन दी किसको, रिलेटिव को। रिलेटिव कैन होल्ड द सिक्योरिटी, बट वहां पर भी एक कंडीशन है कि आप जो प्रपोज्ड ऑडिटर है उसका जो रिलेटिव है वो रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, बट दैट टू ओनली
इन द कंपनी। अलाउड सिर्फ किसमें किया गया? कंपनी में अलाउ किया गया, बाकी सब में नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी नहीं, सिर्फ उस कंपनी में रिलेटिव होल्ड कर सकता है, और वो भी कितना? जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख तक होनी चाहिए। फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सर अगर मान लो फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, तो अगर फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर है ना, तो फिर आपको 60 डेज के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा और उसको 1 लाख के अंदर अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर सर नहीं लेके आए तो आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ जाएगा। सर क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सर आप तो सबसेक्शन 3 पढ़ा रहे हो, सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशंस की लिस्ट दी हुई है। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर तुमने ये डिस्क्वालिफिकेशंस जब तुम्हें अपॉइंट किया जा रहा था, तब अगर तुम ये डिस्क्वालिफिकेशंस कैरी करते थे तो तुम्हें अपॉइंट ही नहीं किया जाएगा। बट अगर आप अपॉइंट हो गए, लेटर ऑन कभी भी आपने इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली, तो आपको देन एंड देयर ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको क्या कर दिया जाएगा? वैकेट कर दिया जाएगा। तो अगर पहले तो बोला पार्टनर, ना आपका रिलेटिव, ना आप खुद, कोई भी बंदा सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता इन पांचों कंपनीज के अंदर, जिसको मैं सिंपली बोलता हूं कैश एसेट्स। कैश एसेट्स का मतलब कंपनी, कंपनी के एसोसिएट, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। इसमें क्या नहीं करोगे? इसमें आप सिक्योरिटी होल्ड नहीं करोगे। ठीक है सर। बट रिलेटिव को बोल दिया कि आप सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो। फेस वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 1 लाख रुपए। कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो 1 लाख तक की, और फेस वैल्यू वाइज मार्केट वैल्यू कितनी भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद अगर सर कभी भी रिलेटिव की होल्डिंग जो 1 लाख से एक्सीड करती है, तो ऑडिटर क्या ले सकता है? करेक्टिव एक्शन ले सकता है। ठीक है, और करेक्टिव एक्शन लेके उसको 1 लाख के अंदर ले आए, फिर वो वैकेट नहीं करेगा। अगली बात सुनना, अगर मान लो आपने, आपके पार्टनर ने, आपके रिलेटिव ने क्या करने हैं? पैसे देने हैं। किसके? कंपनी के, कंपनी की होल्डिंग के, कंपनी की सब्सिडरी के, या कंपनी की एसोसिएट के, या फिर इस होल्डिंग की कोई और दूसरी सब्सिडरी, जिसको मैं बोल रहा हूं फेलो सब्सिडरी। अगर आपने इनके क्या करने हैं? अगर आपने इनके पैसे देने हैं सर, कितने? 5 लाख से ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द अमाउंट ऑफ मनी। आपको पैसे देने हैं इनके, तो भैया आपके ऊपर इनका डोमिनेंस होगा, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपने गारंटी दे रखी है, आपने या आपके पार्टनर ने या आपके रिलेटिव ने क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। कितनी? 1 लाख से ज्यादा की, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इज इट क्लियर? यस सर। दर्श किस में पूछ रहा है? सिस्टर कंसर्न वाला पॉइंट किस में? क्या? तो आपका पार्टनर या आप या आपका रिलेटिव या तो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, वहां वैल्यू नहीं है, वहां वैल्यू नहीं है। सिर्फ रिलेटिव को एग्जम्पशन मिली है, उसके लिए वैल्यू है, फेस वैल्यू 1 लाख। फेस वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू नहीं है, ध्यान रख लेना, वरना पिटाई हो जाएगी बहुत बुरी। ठीक है। और अगर आपने गारंटी दे रखी है या फिर आपने पैसा दे रखा है, अगर आपने पैसा ले रखा है, आपने पैसे देने हैं, और कितने देने हैं? 5 लाख से ज्यादा, या फिर आपने गारंटी दे रखी है 1 लाख रुपए की, तो इन ऑल दीज केसेस यू कैन नॉट बी द ऑडिटर। यू कैन नॉट बी द ऑडिटर। ठीक है सर। यहां पर कुछ एग्जाम्पल बना के दे रखे मैंने, तो नोट से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने बोला हां, अगर कोई पर्सन या कोई फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस रिलेशन है, किसके साथ? अगर आपका बिजनेस रिलेशन है विद द कंपनी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी, या फिर इस होल्डिंग की कोई और दूसरी सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, ऐसा लिखा हुआ है, तो इनके साथ अगर आपका बिजनेस रिलेशन है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप ऑडिटर नहीं बन सकते। या तो आपका या आपकी फर्म का इसके साथ क्या है? इन सबके साथ बिजनेस रिलेशन है, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अब आप बोलोगे बिजनेस रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस रिलेशन का मतलब होता है आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो फॉर कमर्शियल पर्पस, हम उसे बोलेंगे बिजनेस रिलेशन। बट 2 केस में बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाता। अगर मान लो आपके साथ जो ये कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है, जैसे सपोज तुम रिलायंस में ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे थे, बट रिलायंस और अगर तुम्हारा बिजनेस रिलेशन पाया गया, तो तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। अब तुम बोलोगे उधर रिलायंस में मेरा रिलायंस के साथ क्या बिजनेस रिलेशन, तो आप अगर उनसे इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हो, आप उनसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ले रहे हो, तो ये भी तो एक बिजनेस कनेक्शन है, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन, ये भी तो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। बट अगर तुम्हारी वाली कमर्शियल ट्रांजैक्शन उसी प्राइस पे हो रही है जिस पे वो बाकी सबके साथ करता है, तो उसने तुम्हारे लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया हुआ। सो वी विल नॉट प्रिज्यूम कि यहां पर कुछ भी ऐसा पंगा पड़ेगा, तो फिर उस केस में आप ऑडिटर बन सकते हो। यानी अगर तुम्हारी उस कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है वो आर्म लेंथ प्राइस पे होती है, मेरे साथ बोलो, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होती है। सर व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब यही ट्रांजैक्शन अगर वो कंपनी किसी अनरिलेटेड बंदे के साथ करती, तो किस प्राइस पे करती? अगर उसी प्राइस पे आपके साथ कर रही है, तो रैंडमली वो सारा काम उसी प्राइस पे कर रही है, आपके साथ भी वही प्राइसिंग चल रही है, तो कोई ऐसा यहां पर कुछ भी ऐसा फेमिलियरिटी या कुछ भी ऐसा सीन इन्वॉल्व नहीं है। तो इन दैट केस हम बोलेंगे यहां पर कुछ भी आपका पंगा नहीं है, आप ऑडिटर बन सकते हो।
या फिर अगर आपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल सर्विस के नेचर में उनको कोई सर्विस दी है, तो हम इसमें आपका कोई भी बिजनेस कनेक्शन या बिजनेस रिलेशन नहीं मानेंगे। आपने उनका नेटवर्क सर्टिफिकेट बना के दे दिया, तो अगर नेटवर्क सर्टिफिकेट बना के दे दिया, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे दी, तो आप बोलोगे ओ कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गई, अब तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने बोला अगर पर्सन जिसका रिलेटिव, या पर्सन की बात नहीं चल रही है, पर्सन खुद ही डायरेक्टर होगा तो वो तो हमने ऊपर कवर कर लिया, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बी पॉइंट में आ गया वो। पर पर्सन का रिलेटिव इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या पर्सन का रिलेटिव कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है एज अ डायरेक्टर और केएमपी। इफ अ पर्सन का रिलेटिव इज एज एन एम्प्लॉय इन द कंपनी, अगर किसी पर्सन का रिलेटिव कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करता है, बट एम्प्लॉय इन कैपेसिटी ऑफ व्हाट? इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर और केएमपी, देन दैट पर्सन कैन नॉट बी द ऑडिटर। वो बंदा ऑडिटर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए था, मेरा जो भाई है रिलेटिव है, भाई रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है ना? हाँ सर आता है, भाई रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। तो अगर ये भाई जो है ये किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो क्या मैं बोलूं मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता? आई कैन नॉट बी द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। अगर कोई बंदा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं और काम करता है, तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता। और सेकंड बात ध्यान से सुनना, अगर आप 20 से ज्यादा कंपनी की ऑडिट तो कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू द ऑडिट ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। अब तुम बोलोगे इस 20 कंपनीज में कौन सी कंपनी नहीं आएगी, तो यहां पर भी हम यही बोलते हैं पड़ोस वाली कंपनी। बट पड़ोस का डेफिनेशन यहां पे डिफरेंट है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने तुम्हें ये पड़ोस वाला निमोनिक बताया था, बट वहां पी इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। यहां बस ध्यान रखना, पी का मतलब पी इज अ प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम होनी चाहिए, या फिर वो डोरमेंट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ओपीसी कंपनी है। इनके लिए आपको लिमिट नहीं देखनी होती। लॉ बोलता है छोटी छोटी कंपनी है, इन कंपनीज के लिए आपको लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। आप जितनी मर्जी इन कंपनीज की ऑडिट करो, ये आपकी 20 की लिमिट में नहीं आएंगी। यानी सर हम इनकी 200 ऐसी वाली 200 कंपनीज की ऑडिट भी पकड़ लेंगे, कितनी मर्जी पकड़ लो, ये 20 की लिमिट में नहीं आएगी। तो 20 की लिमिट में काउंट कौन हो रहा है? 20 की लिमिट में दो कंपनीज काउंट हो रही हैं। एक तो पब्लिक कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ पेड अप कैपिटल, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल उसकी कितनी भी हो, 1 रुपये हो, 10 रुपये हो, 10 करोड़ रुपये हो, 100 करोड़ रुपये हो, डजंट मैटर। पेड अप कैपिटल कोई मैटर ही नहीं करती पब्लिक कंपनी में। एंड प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, ये दो कंपनीज में एक तरीके से लिमिट आपके ऊपर कितनी? 20 कंपनीज की आप ऑडिट कर सकते हो, उससे ज्यादा ऑडिट आप नहीं कर सकते। ठीक है सर। और अगर फर्म होगी ना, तो फर्म क्या कर सकती है? फर्म अपने सीए पार्टनर्स, जितने उस फर्म में सीए पार्टनर्स होंगे, 20 पर पार्टनर क्या कर सकती है? ऑडिट ले सकती है। जैसे अगर एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर सीए हैं, तो जो 3 पार्टनर सीए हैं, फर्म 60 ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है, यानी 60 ऑडिट फर्म कैन एक्सेप्ट। पर एक बंदा 20 ऑडिट रिपोर्ट पे ही साइन कर पाएगा, उससे ज्यादा पे वो साइन नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद अगेन एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं तुमको वैसे अगर बताऊं तो कर लेते हैं इसको। मान लो एक केके एंड एसोसिएट्स ये फर्म है, उसमें 3 पार्टनर हैं, केके, एसके और एके। ठीक है, और इन्होंने ना 20 स्मॉल कंपनी की ऑडिट ली हुई है, तो मैं बोलूं ये तो काउंट ही नहीं होगी, ये तो काउंट ही नहीं होगी। प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, ये भी लिमिट में काउंट नहीं होती। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, 18 कंपनी ये है और पब्लिक कंपनी 7 है। यानी एक तरीके से फर्म ने अभी 25 ही ऑडिट ली हुई है। एक तरीके से फर्म ने अभी 25 ही ऑडिट ली हुई है। वैसे तो फर्म को कितनी अलाउड है? 60, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, तो 20 × 3 60 ऑडिट अलाउड है। बट आपने 25 ही ली हुई है, तो क्या मैं बोलूं अभी 35 ऑडिट आप और ले सकते हो। 35 ऑडिट्स अभी आप और ले सकते हो, तो यू कैन टेक 35 ऑडिट्स। और फिर आगे आपको इंडिविजुअल भी मैंने कुछ डेटा दे रखा है कि ये बंदा इन कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहा है, ये बंदा इन कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहा है, और ये बंदा इन कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहा है। आप इंडिविजुअली भी निकालो कि कौन बंदा कितनी ऑडिट रिपोर्ट्स और साइन कर सकता है। तो मैंने बोला ये जो बंदा है ना केके, ये स्मॉल कंपनी की ऑडिट साइन कर रहा है। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, ये काउंट होंगी 5, और ये 2 पब्लिक वाली भी काउंट होंगी। इसकी ये स्मॉल काउंट नहीं होगी, छोटी वाली प्राइवेट काउंट नहीं होगी, इसकी स्मॉल काउंट नहीं होगी, छोटी वाली प्राइवेट काउंट नहीं होगी। तो मैं देखूं ये तो काउंट होगी, ये काउंट होगी, तो 5 और 2, ये बंदा 7 ऑडिट कर रहा है, ये बंदा 8 और 1 9 ऑडिट कर रहा है, और ये बंदा 5 और 4 9 ऑडिट कर रहा है। तो ये 13 ऑडिट पे और साइन कर सकता है, ये 11 ऑडिट पे और साइन कर सकता है, और ये भी 11 ऑडिट पे और साइन कर सकता है। और अगर मैं इन तीनों का टोटल करूंगा तो टोटल 35 ऑडिट्स अभी ये और ले सकते हैं। सो ओवरऑल टोटल ऑडिट्स यू कैन टेक 35, और इंडिविजुअली यू कैन टेक दिस। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल भी डिस्कस कर दिया। फिर मैं आगे आया, अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, अगर कोर्ट फ्रॉड के लिए तुमको कन्विक्ट कर देता है, किसी भी ऑफेंस के लिए इन्वॉल्विंग फ्रॉड, अगर कोर्ट ने तुमको कन्विक्ट कर दिया फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, और अभी वहां से 10 साल नहीं बीते हैं, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बी द ऑडिटर अगर तुमको कोर्ट ने
अगर तुमको कोर्ट ने कन्विक्ट किया फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड और अभी वहां से 10 साल नहीं बीते हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। एंड अगर आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सेक्शन 144 में सर्विसेज दी गई हैं, अगर तुमने वो वाली सर्विसेज दे दी कंपनी को या कंपनी की सब्सिडरी को या कंपनी की होल्डिंग को, तो भी आप क्या नहीं बन पाओगे, ऑडिटर नहीं बन पाओगे। दीज आर द एंटायर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर। और 141 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? 141 सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर मान लो तुम अपॉइंट हो गए, अपॉइंट होने के बाद तुमने ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली, तो आपको ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वैकेट करना पड़ेगा। जल्दी से बोलो डन 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 डन। सेक्शन नंबर 141 तुमको समझ में आ गया पूरा क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का? टेल मी वेरी वेरी फास्ट, जल्दी बोलो यस 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 सर। काली काली आंखें। चलो इसके बारे में आते हैं सेक्शन नंबर 144। 144 बोलता है कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो ऑडिटर नहीं दे सकता। देयर आर सर्टेन सर्विसेज विच आर प्रोहिबिटेड कि वो ऑडिटर दे ही नहीं सकता। पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, दूसरा इंटरनल ऑडिट, तीसरा डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल साइंस की सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज आप नहीं दे सकते। रेंडरिंग ऑफ द आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सारी सर्विसेज ऑडिटर को अलाउड नहीं होता कि वो या तो कंपनी को भी नहीं दे सकता, कंपनी की होल्डिंग को भी नहीं दे सकता और कंपनी की सब्सिडरी को भी नहीं दे सकता। अगर आपने दी तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, और अपॉइंट होने के बाद दी तो यू हैव टू वैकेट द ऑफिस। और अगर वैकेट करा ना तो वो वैकेंसी क्या मानी जाएगी? आपकी कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी। वो वैकेंसी क्या मानी जाएगी? कैजुअल वैकेंसी मानी जाती है। ठीक है, और ये सिर्फ मैंने इस पॉइंट के लिए नहीं बोला, मतलब इसकी वजह से अगर दिया वैकेट 141 में जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस है, अगर उनमें से कुछ भी अगर आपने क्या करा, अगर आपने 141 वाले जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस है अपॉइंट होने के बाद उनमें से कोई भी अगर तुमने डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली तो आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा और वो आपकी कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी। ठीक है सर। प्रियांशु कह रहा है बॉटल छोटी कैसे हो गई? अरे वो बॉटल मिल ही नहीं रही, मैं अभी लाया और वो पता नहीं कहां गई, तो इसलिए फिर मेरे को मजबूरी में ये निकालनी पड़ी। इतना दुख दर्द। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हियर? डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली? या तो मैं खुद सर्विस दे रहा हूं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब मैंने बोला कि मान लो मेरी वाइफ है और मैंने बोला कि मैं अपनी वाइफ को बोल दूंगा कि ना तू एक काम, तू नहीं, आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप सर्विस दे दो, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली दे नहीं सकता, तो मैंने वाइफ को बोला कि यू हैव टू गिव द सर्विस। तो इनडायरेक्टली तो वाइफ तो मेरी है ना पर्सनल, अगर वो बीवी मेरी है पर्सनल, तो मैं अगर सर्विस दिलवा रहा हूं तो ये इनडायरेक्ट सर्विस चली गई ना वहां पे। लॉ बोलता है ये भी नहीं करना, इनडायरेक्ट सर्विस भी नहीं देनी, अपने किसी कनेक्टेड पर्सन के थ्रू भी सर्विस नहीं देनी, और कोई ऐसी एंटिटी, कोई दूसरी एंटिटी जिस एंटिटी में इस इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अगर मैं उस एंटिटी से सर्विस दिलवाऊंगा या उसका ब्रांड नेम ट्रेड नेम मैं यूज करता हूं, उस एंटिटी से सर्विस दिलवाऊंगा तो भी ये इनडायरेक्ट सर्विस मानी जाएगी, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर मान लो हमारी फर्म है, ऑडिटर की फर्म है, इंडिविजुअल ऑडिटर नहीं है, ऑडिटर इज अ फर्म ऑडिटर, तो फिर वो फर्म खुद से सर्विस नहीं दे सकती, फर्म के पार्टनर सर्विस नहीं दे सकते, फर्म की कोई पेरेंट एंटिटी, सब्सिडरी, एसोसिएट एंटिटी ये भी सर्विस नहीं दे सकती। ठीक है सर। और फर्म की या किसी फर्म के पार्टनर की किसी दूसरी एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या उनका ट्रेड नेम ब्रांड नेम ये फर्म या पार्टनर यूज करते हैं, तो वो एंटिटी भी सर्विस नहीं दे सकती। अगर उसने दी तो फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। आपकी शादी कब हो गई? कभी, अब मैंने कब बोला शादी हो गई? अरे एग्जाम्पल है वो, नलायक। कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविक परिस्थिति को लेने देना नहीं है, और हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो वाइफ वाला एग्जाम्पल दिया। और इतना क्या बे सर आप तो आप ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? चलो इसके बाद आओ सेक्शन नंबर 142 पे। 142 इज रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। जब ऑडिटर काम करेगा तो फ्री में काम कोई करेगा, उसको पैसे भी तो मिलेंगे, उसको रेम्यूनरेशन भी तो मिलेगी। अले हाँ सर, उसको रेम्यूनरेशन भी मिलेगी। तो रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा?
रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे मेंबर, और या फिर या तो मेंबर जनरल मीटिंग में फिक्स कर देंगे या फिर मैनर डिसाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मैनर डिसाइड कर लेंगे कि किस तरीके से उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड की जाएगी। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर कौन लेकर आता है? अभी पढ़ाऊंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जब फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाता है तो फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन भी कौन रखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाकी वाले सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं मेंबर। तो वो अपॉइंट करते हैं मेंबर, तो उनकी रेम्यूनरेशन भी कौन रखते हैं? मेंबर। याद रखने का तरीका याद रखना, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर हमेशा कौन लेकर आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे याद रख लेना, फर्स्ट ऑर्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर आता है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर आ रहा है तो रेम्यूनरेशन भी कौन रखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो कौन लेकर आता है? वो लेकर आते हैं मेंबर, तो उनकी रेम्यूनरेशन भी कौन रखेगा? मेंबर। ठीक है सर। रेम्यूनरेशन के अंदर क्या क्या आएगा? सर जो उसको पैसे मिलेंगे सिर्फ वही रेम्यूनरेशन होती है? नहीं, वो जो उसको पैसे मिलेंगे, जो उसको फीस मिली, वो तो आएगी उसकी फीस के अंदर, वो उसकी रेम्यूनरेशन का पार्ट है। उससे रिलेटेड जो खर्चे हुए, ऑडिट से रिलेटेड जो खर्चे हुए, जो उस ऑडिटर ने खर्चे कराए रिलेटेड टू दैट ऑडिट, वो भी उसकी रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। और कोई फैसिलिटीज अगर आपने उसको दी है, उसको कैब से लेने जा रहे थे, छोड़ के आ रहे थे, जो सारी फैसिलिटीज उसको मिल रही थी, उस पर जो खर्चा हुआ वो भी ऑडिट का रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। तो तीन चीजें रेम्यूनरेशन के अंदर आती हैं, ऑडिटर को जो फीस मिली वो, जो खर्चे हुए वो, और जो उसको फैसिलिटीज दी गई वो भी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। बट रेम्यूनरेशन के अंदर क्या नहीं आएगा? अगर कंपनी की रिक्वेस्ट पे ऑडिटर ने कुछ सर्विस दे दी अलग से, कंपनी की रिक्वेस्ट पे ऑडिटर ने कुछ सर्विस दे दी अलग से, और उसके लिए अलग से पैसे चार्ज करे, वो ऑडिट फीस का पार्ट नहीं माना जाता, ऑडिट रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। 145 बोलता है ऑडिटर को कि साइन करनी है आपको ऑडिट रिपोर्ट। जब भी आप ऑडिट कर लोगे तो आपको उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट पे क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, और अगर कोई भी नेगेटिव रिमार्क्स वगैरह दोगे तो कंपनी उसको जनरल मीटिंग में सबके सामने पढ़ के सुनाएगी। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज ओपन फॉर द इंस्पेक्शन बाय द मेंबर्स। ओपन होती है इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी बंदा मेंबर जो है वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद 146 ये बात करता है आरडीएक्स के बारे में। ये बात करता है आरडीएक्स के बारे में। सर व्हाट इज आरडीएक्स? इसको याद कर लेना, आरडीएक्स। आर बोले तो सबसे पहले एक राइट होता है कि आपको सारे नोटिस रिसीव होंगे ऑफ द जनरल मीटिंग। सारे नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑडिटर को क्या होंगे? रिसीव होंगे। ही हैज द राइट टू रिसीव ऑल द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। फिर डी, डी मतलब ड्यूटी। एक राइट है, एक ड्यूटी है, और फिर एक एक्स की कहानी है, ठीक है। एक राइट है, राइट क्या है? कि आपको जनरल मीटिंग के सारे नोटिस रिसीव होंगे। डी मतलब आपकी ड्यूटी है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जनरल मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा सकते तो फिर अपना कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, जो जनरल मीटिंग क्या करेगा? अटेंड करेगा। और वो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे नहीं कि रास्ते पे कोई रिक्शे वाला जा रहा है, आपने उनको बोला कि जाओ ना मेरे बिहाफ पे जनरल मीटिंग अटेंड कर लो, आई एम द ऑडिटर, तो वो नहीं जाएंगे। आपको किसी ऐसे बंदे को भेजना पड़ेगा हु इज अ क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। यानी ऐसे ही एरा गैरा किसी को भी उठा के आपने बोला, तुम्हारा कोई एक ऐसा चोमू सा दोस्त है, तुमने उसको बोला कि अरे यार तू चला जाना, तो ऐसे चोमू से दोस्त को नहीं भेज सकते, ठीक है। उस बंदे को भेजना हु इज क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर। एंड यहां मैंने क्यों लिखा एक्स? जो एक्स थी ना वो कुछ भी नहीं सुनती थी, जो एक्स थी वो कुछ भी नहीं सुनती थी, पर ऑडिटर की सारी बात को सुना जाता है। तो यहां पर राइट टू बी हर्ड होगा आपके पास मीटिंग में, यानी मीटिंग में ऑडिटर की बात सुनी जाएगी। ऑडिटर की जो एक्स थी वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, बट ऑडिटर की बात मीटिंग में सुनी जाएगी। तो ये ध्यान रखना। 146 बात करता है तीन चीजों के बारे में, आरडीएक्स। आरडीएक्स बोले तो एक तो राइट मिलेगा, एक ड्यूटी मिलेगी, और जो एक्स काम नहीं करती थी वो काम आपको जनरल मीटिंग में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वो आपकी बात सुन लेगी, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, फिर उसके बाद में आया 147 पे। अरे पहले तुम यहां तक बोलो, यहां तक डन 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 है, जल्दी बोलो चैट पे फटाफट, और सब लोग बोलेंगे। भगवान जो कमेंट करेगा यहां पे और जो लाइक करेगा उसका ऑडिटर वाला पार्ट निकलवा देना, ठीक है। तुम देख लो, अब मैंने बोल दिया ऊपर, अब तुम अपने आप देख लेना, मैं कुछ नहीं बोल रहा अब, दैट इज योर चॉइस। समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ है ना? हाँ सर हमको समझ में आ गया। एक नालायक ने अभी वीडियो लाइक किया है, कितने स्वार्थी हो तुम, हैं नालायक। चलो इसके बाद आते हैं 147 पे। 147 बात करता है अबाउट द पनिशमेंट। 147 सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर मान लो कंपनी ने नॉन कंप्लायंस करा 139 से लेके 146 का, तो कंपनी के ऊपर फाइन आएगा मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 25 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन आएगा मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। फिर पेलो ऑडिटर को। ऑडिटर ने अगर क्या करा, ऑडिटर ने अगर डिफॉल्ट करा सेक्शन 139 का, 143 का, 144 का, 145 का, तो फिर उसके ऊपर मिनिमम फाइन आएगा 25,000। मैक्सिमम फाइन के लिए दो अमाउंट है, दोनों में से लेस ले लेना आप, 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन और 5 लाख विच एवर इज लेस। ये ओवरऑल का लेस नहीं है, मैक्सिमम फाइन निकालने के लिए इन दोनों अमाउंट का लेस करना है आपको, ठीक है, ठीक है। और अगर ये प्रूव हो गया
कि ऑडिटर ने विलफुल इंटेंशन से धोखा किया है, ऑडिटर बेवफा है और ऑडिटर ने विलफुल इंटेंशन से क्या किया, धोखा किया। किसके साथ धोखा? कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटीज के साथ। तो फिर इन दैट केस ऑडिटर की जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगी। मिनिमम फाइन 50,000, मैक्सिमम फाइन 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस। यानी मिनिमम आप 50,000 हो जाएगा 25,000 की जगह, मैक्सिमम फाइन कितना हो जाएगा आपका 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस। एंड अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा। एंड इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि यू हैव टू गो टू द जेल, आपको जेल जाना ही पड़ेगा, या ऑप्शन नहीं है और नहीं है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट तो होगी। अब वो कितने भी टाइम की हो सकती है। हो सकता है कि उस दिन जज साहब का मूड अच्छा हो तो तुमको 2 दिन के लिए भेज दें, और हो सकता है उस दिन उनका मूड अच्छा ना हो, उनकी वाइफ से लड़ाई हुई हो, तो फिर वो क्या कर देंगे, फिर वो आपको पूरे 1 साल के लिए पेल देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली कोर्ट में भेज देंगे, वो कोर्ट बोल रहा हूं, ससुराल जेल में भेज देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यही नहीं, अभी और सुनो। तुम्हें लग रहा होगा फाइन वाइन इंप्रिजनमेंट हो गया सब ठीक है ना, आगे सुनो। ऑडिटर जो कन्विक्ट होगा ना अंडर सेक्शन 147 सबसेक्शन 2, उसको बोलेंगे कि तेरी हरकतों की वजह से, गलत ऑडिट रिपोर्ट की वजह से कुछ लोगों को लॉस हुआ, कंपनी को, टैक्स अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को, मेंबर्स को, इन लोगों को लॉस हुआ। तो पता है तू क्या कर, तू इनको डैमेजेस पे कर। क्या कर, इनको डैमेजेस पे कर। और सुन एक बार बता, देख तेरे ऊपर फाइन लगा दिया तो फाइन लगा के पैसे ले लिए तेरे से, फिर तेरे से डैमेज लेकर भी पैसे ले लिए, तो अब तेरे पास बेचारे के पास रहने के लिए क्या ही होगा, तेरे को जेल में भी भेज दिया तो तेरे पास खाने पीने के लिए क्या ही है। एक काम करना, जो तूने रेम्युनरेशन ली थी ना वो भी रिफंड कर, वो भी रिफंड करो। वाओ, और ये भी रिफंड करा दी जाएगी। एंड 147 सबसेक्शन 4 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगी या ऑफिसर या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि इस ऑडिटर से डैमेजेस पे कराओ। और जब वो पे करा देंगे तो फिर वो एक रिपोर्ट बनाकर सीजी को देंगे कि हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम कर दिया। फिर 147 सबसेक्शन 5 बोलता है अगर मान लो ऑडिट जो है फर्म ने की थी, तो फर्म ने अगर ऑडिट की थी और ये प्रूव हो जाता है कि पार्टनर या कुछ पार्टनर्स ने फ्रॉडलेंट तरीके से काम किया है, तो फिर सिविल लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, उन पार्टनर्स के ऊपर एंड फर्म के ऊपर भी। और क्रिमिनल लायबिलिटी सारे पार्टनर पे नहीं, सिर्फ उसी पार्टनर के ऊपर आएगी या उन पार्टनर्स के ऊपर आएगी जिन्होंने कर्मकांड किया है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आया सेक्शन नंबर 139। चलो अब ये मेरे साथ साथ याद करेंगे। सेक्शन नंबर 139 बात करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स। सर ऑडिटर कैसे कैसे अपॉइंट होगा, पहले आप चेक करो गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। पहले मैं फर्स्ट ऑडिटर की बात करता हूं। फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, सर जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसमें फर्स्ट ऑडिटर कौन लेकर आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन के अंदर, इन कॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर। याद कर लेना, पहले बोर्ड लाएगा 30 डेज के अंदर, बोर्ड नहीं ला पाता तो फिर मेंबर को इन्फॉर्म करेगा और मेंबर जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को 90 डेज के अंदर। इज इट क्लियर? हाँ, तो 30 + 90 याद रहेगा, याद रहेगा। बट अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो पहले C&AG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहले वो अपॉइंट करेंगे 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर। इसके अंदर C&AG अपॉइंट करेंगे। अगर C&AG अपॉइंट नहीं कर पाते तो फिर बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज के अंदर, और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता तो फिर मेंबर को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर अपॉइंट करेंगे इन द नेक्स्ट 60 डेज। तो अगर मेरे को बोले फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, तो मैंने बोला फर्स्ट ऑडिटर के लिए आप ये चेक कर लो गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 डेज में बोर्ड करेंगे, फिर उसके बाद मेंबर करेंगे 90 डेज में। अगर बोर्ड नहीं कर पाता तो 30 + 90, अरे बोलो 30 + 90। और अगर बात करोगे गवर्नमेंट कंपनी की, अभिषेक नालायक गलत लिख रहा है लिमिट, अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करोगे तो उस केस में 60 30 60 60 30 60। पहले CAG करेगा 60 में, फिर बोर्ड करेगा 30 में, और फिर उसके बाद मेंबर करेंगे 60 में। अरे बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ओ क्यूटी क्यूटी बच्चे, जल्दी से बोल दो क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, जल्दी बोलो क्या हमको बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर? क्लियर सर। आगे चलो, अब आता है सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट ऑडिटर, हु इज सब्सीक्वेंट ऑडिटर? सब्सीक्वेंट ऑडिटर का मतलब होता है जो, सर सही लिखे थे, कब सही लिखे थे? आपने लिखा था 30 60 30, नालायक। मेरे को बोल रहा है सही लिखा था, एक तो गलत लिख रहा है, ऊपर से कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। सही लिखा था मैंने तो, आपने गलत करा दिया, मेरे से हटवा दिया, मैसेज रिट्रैक्ट करा दिया आपने, नालायक। अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अच्छा, ये जो फर्स्ट ऑडिटर आएंगे, ये बंदा जो फर्स्ट ऑडिटर आएगा ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। जैसे ही फर्स्ट AGM कंक्लूड हो जाएगी इसका टेन्योर खत्म। ठीक है, ठीक है।
फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा सर? अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, तो इस केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के 180 डेज के अंदर अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा और वो ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम क्या करेगा? ऑफिस होल्ड करेगा, ऑडिट करेगा और निकल लेगा। तो अगले साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, 180 डेज के अंदर ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा और निकल लेगा। दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर अपॉइंट होगा इन द फर्स्ट एजीएम एंड ही विल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ कॉन्सेक्यूटिवली 5 years। 5 साल के लिए सीधा सीधा बंदा अपॉइंट हो जाएगा और 6th एजीएम तक उसका कंक्लूजन, जब तक 6th एजीएम का कंक्लूजन नहीं हो जाता वहां तक उसका ऑफिस रहेगा। तो जो बंदा सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, क्योंकि फर्स्ट एजीएम तक कौन वर्क कर रहा था? जो फर्स्ट ऑडिटर था। फर्स्ट एजीएम में नया वाला बंदा आ जाएगा, नया ऑडिटर आ जाएगा और ये 6th एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आने वाली कुछ और मसालेदार बातें, बट वो जो फ्लेवरफुल बातें आने वाली है ना, उससे पहले तुमको कुछ टॉपिक सीखना पड़ेगा। एक सीखना पड़ेगा ऑडिट कमेटी क्या होती है। सर ऑडिट कमेटी क्या होती है? ऑडिट कमेटी का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड कंपनी है। ये तो आलू है, मैंने बोला जहां है घुसा दो। लिस्टेड कंपनी में तो हर चीज ही चाहिए होती है, तो लिस्टेड कंपनी घुसा दो पहले तो। दूसरा, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर एग्रीगेट लोन बोरोइंग डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। दे हैव टू मैंडेटरली फॉर्म एन ऑडिट कमेटी। आपको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, आप ऑडिट कमेटी बनाओ। ठीक है सर, हमने ऑडिट कमेटी बना ली। अब जब आप ऑडिट कमेटी बनाओगे ना, तो होता क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। जब कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है तो फिर ना कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसकी रिकमेंडेशन हमेशा ऑडिट कमेटी ही देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं। पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी, उसकी रिकमेंडेशन कंसीडर करके ही ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये ध्यान रखना। पर अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर तुम्हारा कुछ काम कौन करेगा? वही सब काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ अभी तुमको बुक से भी पढ़ाऊंगा, भी आता हूं उस पर। कंपनी ने अगर लगातार 3 साल तक ये लिमिट पूरी नहीं की तो फिर आपको ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं होती, देन नो नीड ऑफ ऑडिट कमेटी। ठीक है, अब ऑडिट कमेटी का चार्ट क्या है, कैसे है, उस पर मैं अभी आता हूं, पर पहले मेरे को तुम्हें एक पैराग्राफ और पढ़ाना है। जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है तो ऑडिट कमेटी अगर आपकी कंपनी में है तो ऑडिट कमेटी, और अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा तो ये काम करेगा। सर क्या? पहला, ऑडिटर की पेप्सी चेक करो। है, ऑडिटर की पेप्सी चेक करो। अब ये ऑडिटर की पेप्सी चेक करने का मतलब क्या होता है? ऑडिटर की पेप्सी चेक करने का मतलब कि आप पहले उस प्रपोज्ड ऑडिटर का एक्सपीरियंस चेक करो। पहले ये देखो कि क्या वो बंदा, उसको कितना एक्सपीरियंस है, तुम जिसको ऑडिटर बनाने आ रहे हो उसको एक्सपीरियंस कितना है वो चेक करो। ठीक। दूसरा, उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं चल रही, क्या उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स वगैरह तो नहीं चल रही, वो चेक करो। तीसरी चीज, साइज चेक करो। ये चेक करो कि जो ऑडिटर को आप लेकर आ रहे हो क्या वो कंपनी के साइज से मैच करता है या नहीं करता। पता चले अभी कोई नया नया बंदा ऑडिटर बना है और तुमने उसको रिलायंस की ऑडिट करने के लिए दे दी, गलत है ना। तो कंपनी के साइज, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच करो, क्या ये ऑडिटर जस्टिफाइड है या नहीं है। एंड और इंफॉर्मेशन जो और आपको चाहिए वो भी आप उस ऑडिटर से मांग सकते हो। तो सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखना। ऑडिट कमेटी अगर आपकी कंपनी में है तो ऑडिट कमेटी, नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये लोग क्या करेंगे? ऑडिटर की पेप्सी चेक करेंगे। बस ये ध्यान रख लेना। पेप्सी से तुमको याद आ जाएगा, प्रपोज्ड ऑडिटर का एक्सपीरियंस चेक करो, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चेक करो जो डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ आईसीआई के सामने चल रही होंगी, और साइज ऑफ द कंपनी के साथ मैच करके देख लो, और इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, ले ली सर। अब उसके बाद क्या होगा पता है? अब उसके बाद आ जाओ ये वाले चार्ट के ऊपर। अब होगा क्या? चेक करो क्या कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आप कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो अभी मैंने तुमको पॉइंट पढ़ा है वो बोर्ड कंसीडर करेगा। बोर्ड एक नाम रिकमेंड करेगा, नाम देगा मेंबर को, मेंबर एजीएम के अंदर ओआर पास करके ऑडिटर को क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे। इज इट क्लियर? क्लियर सर। बट अगर मान लो ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी नाम रिकमेंड करेगी। जो नाम ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड या तो उससे अग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। अगर बोर्ड उससे अग्री कर जाता है तो मेंबर को इन्फॉर्म कर देगा और मेंबर ओआर पास करके ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। पर अगर बोर्ड उससे डिसएग्री कर जाता है तो बोर्ड ना ऑडिट कमेटी को बोलेगा कि आप रिकंसीडर कीजिए इस नाम को, जो आपने हमें नाम दिया है इसको रिकंसीडर करो। और वो रिकंसीडरेशन के लिए मैटर वापस भेज देगा और बोलेगा कि ये मेरे रीजंस हैं, और रीजन लिख के फॉर डिसएग्रीमेंट वो लेकर वापस भेज देगा। अब ऑडिट कमेटी उसके बाद या तो अड़ जाएगी, ऑडिट कमेटी बोलेगी नहीं 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 हम तो कुछ चेंज नहीं कर रहे,
हमारा तो यही नाम है। तो अगर ऐसे ऑडिट कमेटी अड़ जाती है ना, तो फिर इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी एक रिकमेंडेशन दे देंगे आगे और बोलेंगे कि मेंबर को बोल देंगे ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड नाम है, इसे आप क्या कर दो, अपॉइंट कर दो, काम खत्म। और फिर ओआर पास करके उसे अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, ये मैंने एक फालतू का केस बना रखा है कि अगर मान लो ऐसा हो जाता, हम ऑडिट कमेटी को वो मैटर भेजते रिकंसीडर करने के लिए, और वो रिकंसीडर कर लेती और आपको नया नाम मान लो दे देती और आप भी उससे एग्री कर जाते, तो फिर आप वो वाला नाम बता रहे थे मेंबर को। वो एक केस बना रखा है मैंने, बट वैसे तो मोटा मोटी इतना ही केस ध्यान रखना कि अगर ऑडिटर का नाम ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड करा, बोर्ड अग्री नहीं किया, अगर बोर्ड ने अग्री नहीं किया ना, तो वो रीजन के साथ क्या करेगा, रिकंसिडरेशन भेजेगा किसको, ऑडिट कमेटी को, कि आप दोबारा से चेक करो। ठीक है। और अपना नाम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी नाम को फिर भी चेंज नहीं करती है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिकमेंडेशन मेंबर को दे देंगे और मेंबर ओआर पास करके उस ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। क्लियर सर? क्लियर। जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा तो उससे पहले आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उससे एक रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी और उससे आपको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। उससे आपको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। भाई ऑडिटर के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, तो जब किसी के साथ एंगेज हो रहे हो तो पहले उससे कंसेंट तो ले लो। तो पहले आपको ना उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी, आपको उससे रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, आपको उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा रहेगा कि वो जो ऑडिटर है, वो जो प्रपोज्ड ऑडिटर है, ही इज एलिजिबल फॉर, या इट इज फॉर फॉर्म, वो एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। दूसरा, एज पर द टर्म्स ऑफ दिस एक्ट, वो उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, लिमिट के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट है, यानी वो 20 से ज्यादा नहीं जा रहा। एंड जो उसके अगेंस्ट लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स उसने दी है कि अगर उसके ऑडिटर फॉर्म पार्टनर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो जो उसने दिया वो सब एकदम ट्रू करेक्ट है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये सर्टिफिकेट वो देगा, फिर ही ऑडिटर क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है। रिटर्न कंसेंट आपको उससे लेनी पड़ेगी, और जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, एडीटी 1 के अंदर आरओसी को बता देना 15 दिन के अंदर कि ऑडिटर अपॉइंट हो गया है। ऑडिटर अपॉइंट हो गया है, यहां तक जल्दी बोलो, डन। फिर मैं उसके आगे बढ़ाऊंगा रोटेशन। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर सर। ठीक है सर। फिर मैं आया रोटेशन ऑफ ऑडिटर पे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या बोलता है, 139 सबसेक्शन 2 बात करता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर की। रूल 5 सबसे पहले यह बताता है कि किस किस कंपनी के ऊपर रोटेशन के प्रोविजन लगेंगे। एक तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऑल प्राइवेट कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड एनी कंपनी जिनकी ये वाली लिमिट्स तो पूरी नहीं हो रही पर उनकी बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर रोटेशन के प्रोविजन लगेंगे। अब रोटेशन के प्रोविजन क्या बोलते हैं, अगर किसी कंपनी पे रोटेशन के प्रोविजन लग जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उस कंपनी में जो ऑडिटर होगा ना, वो एक, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो वो एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर के लिए अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद उसको 5 साल चिल मारने जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसको कूलिंग पीरियड पे जाना पड़ेगा। ये कूलिंग पीरियड के दौरान आप उसी सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर फर्म का केस है तो फर्म के केस में आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा, फिर उसके बाद 5 साल के लिए फर्म चिल मारने चली जाएगी, फिर वो फर्म उसी सेम कंपनी में 5 साल के लिए ऑडिट नहीं कर सकती। सर वो 5 साल का कूलिंग पीरियड ओवर होने के बाद फिर ये दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं? यस, उसके बाद दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं, बट ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते। सर मान लो कोई ऑडिटर था, वो अपॉइंट हुआ, वो बीच में से छोड़ के निकल गया, मान लो 3 साल बाद निकल गया, उसने रिजाइन मार दिया, 3 साल बाद उसने रिजाइन मार दिया, और जैसे रिजाइन मारा ना 5-6 महीने बाद अकल आ गई और बोला कि नहीं, मेरे को फिर से रख लो, अभी तो मेरा 1-1.5 साल बचा है ना, तो मेरे को फिर से रख लो। क्या उसको फिर से रख सकते हैं? नो, हिज कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज ओवर नाउ, अब उसको दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। कूलिंग पीरियड जो होगा 5 साल 10 साल का, जब भी आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप सेम कंपनी में दोबारा क्या कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, बट जब तक कूलिंग पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट उस सेम कंपनी की नहीं कर सकते। फिर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये गलती मत करना, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रही है उस दिन अगर जो फर्म रिटायर हो रही है अभी, ये फर्म का कोई पार्टनर और जो दूसरी कोई और फर्म है, रैंडम कोई भी और फर्म पकड़ लो, अगर उसका कोई पार्टनर कॉमन पार्टनर है, इधर मतलब इधर से जो फर्म रिटायर हुई, जिस कंपनी की ऑडिट करके तुम निकले, तुम्हारा टेन्योर खत्म हुआ 10 साल का, और इस फर्म में लेट्स से पार्टनर है 3 A, B और C,
और उधर कोई एक और फर्म है, ये बी उधर भी पार्टनर है, तो वो वाली फर्म भी डिस्क्वालीफाइड हो जाती है, वो भी 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती। बट ये चीज एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करते हैं कि वो भी अपॉइंट नहीं हो सकती। सर मतलब एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब होता है, मान लो एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देयर वर नो कॉमन पार्टनर, इधर एबीसी थे उधर पीक्यूआर थे, ये अपॉइंट हो गई पीक्यूआर वाली का फर्म ऑडिटर की तरह, बाद में इधर से बी आकर पीक्यूआर वालों के साथ जुड़ गया, तो क्या फिर पीक्यूआर वाली फर्म को वैकेट करना पड़ेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। पीक्यूआर वाली फर्म को वैकेट करना पड़ेगा। पीक्यूआर वाली फर्म जो थी वो अपॉइंट हो गई, अपॉइंट होने के बाद बी आके इस फर्म में पार्टनर बन गया, क्या इस फर्म को वैकेट करना पड़ेगा? बिकॉज देयर इज अ कॉमन पार्टनर, जिसका कूलिंग पीरियड चल रहा है उधर का कॉमन पार्टनर इधर आ गया, क्या सर यहां पर वैकेट करना पड़ेगा? नो, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करते हैं, आपको वैकेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक होता है। क्लियर? पर अगर मान लो वो जो पर्सन था ना, जो पार्टनर था, वो जो फर्म रिटायर हुई उसका एक ऐसा पार्टनर था जो पार्टनर इंचार्ज था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन वही करता था, सर्टिफाई वही करता था इस कंपनी के, वो वाला बंदा रिटायर होकर अगर इधर आ जाता है तो फिर वो अपना पूरा 5 साल का वनवास लेके आएगा साथ में। मतलब कि फिर अगर वो पार्टनर उधर से घूम के इस फर्म में आए ना, तो ये वाली फर्म पूरे 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। मतलब ये वाली फर्म को अपॉइंट हो गई, जैसे मैं दोबारा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, पीक्यूआर वाली फर्म अपॉइंट हो गई इस कंपनी में, अब जो बंदा उधर से आया इधर, वो कौन था? द पर्सन हु सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आ गया इधर, तो इसके अपॉइंट होने के बाद भी अगर वो आ गया ना, तो फिर इस फर्म को वैकेट करना पड़ेगा, देन इन दैट केस आपको वैकेट करना पड़ेगा। पार्टनर इंचार्ज वाले केस में हु सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पूरे 5 साल के लिए वो फर्म डिबार हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है, जो फर्म के अंदर वो पार्टनर जाकर ज्वाइन कर जाता है, क्योंकि उसका कूलिंग पीरियड यहां से खत्म हुआ, अब वो उसमें ज्वाइन कर गया, तो वो फर्म 5 साल के लिए क्या हो जाएगी? डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है सर, राइट, ओके सर। उसके बाद यहां पर आओ, ये जो 139 सबसेक्शन 2 है ना, रोटेशन वाला, रोटेशन करने का मतलब हमने ये बोला कि एक ऑडिटर 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल है तो, फर्म है तो 10 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट हो जाएगी। तो क्या मतलब कि वो 5 साल लगातार अब हमारा ऑडिटर रहेगा ही रहेगा? मतलब अगर वो गंदा काम करेगा तो भी कंपनी उसे हटा नहीं सकती, या कंपनी उसके साथ अगर कुछ गलत करेगी तो क्या वो रिजाइन करके नहीं जा सकता? लॉसेज नहीं, ऐसा नहीं है। 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन जो है वो कंपनी या ऑडिटर के राइट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। कंपनी के पास अभी भी राइट है, वो ऑडिटर को निकाल सकती है, ऑडिटर के पास भी राइट है कि वो छोड़ के जा सकता है, वो छोड़ के जा सकता है। ये कॉमन पार्टनर वाला और पार्टनर इंचार्ज वाले में फर्क ये है, कॉमन पार्टनर मींस जस्ट अ कॉमन पार्टनर, उधर भी एक पार्टनर था इधर भी एक पार्टनर है, वो मतलब वो उधर भी पार्टनर था इधर भी पार्टनर है। बट अगर वो वाला पार्टनर शिफ्ट होता है जो उस कंपनी के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई कर रहा था, वो उधर से रिजाइन करके इधर आ जाता है, तो ये वाली फर्म फिर पूरे 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इफ इट इज अ केस ऑफ ओनली अ कॉमन पार्टनर, एबीसी उधर थे, इधर पीक्यूआर और बी थे, बट उधर साइनिंग ए करता होगा, बी उधर पार्टनर था, बी इधर भी पार्टनर है बस, तो ये अभी डिस्क्वालीफाइड है, अगर अपॉइंटमेंट डेट पे है तो डिस्क्वालीफाइड। मान लो पीक्यूआर था इधर, ये अपॉइंट हो गए, उधर बी वाला बंदा इधर आ गया बस, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, सो 139 सबसेक्शन 2 कहीं से भी कंपनी के राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि वो ऑडिटर को निकाल नहीं सकते, और ऑडिटर के राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि वो रिजाइन करके नहीं जा सकता। ठीक है 139 सबसेक्शन 3 बात करता है कि जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है वो ऐसा भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि हम ना फर्म को अपॉइंट तो कर लेंगे बट फर्म में इंटरनल रोटेशन कराएंगे। इंटरनल रोटेशन का मतलब हम बीच बीच में ऑडिटिंग टीम बदलवा सकते हैं, ऑडिटिंग टीम को रोटेट करा सकते हैं, तो इसके लिए भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है। और ऑडिटर जो है वो ऑडिट करेगा, बट हम चाहते हैं कि ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर करे, तो ज्वाइंट ऑडिटर के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। फिर 139 सबसेक्शन 4 बोलता है सीजी प्रिस्क्राइब करेगा मैनर ऑफ रोटेशन, कैसे रोटेशन की जाएगी, उसका मैनर ऑफ रोटेशन के लिए रूल 6 बना हुआ है। वही ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम रिकमेंड करेंगे ऑडिटर का कि कौन अब ऑडिटर आने वाला है, और फिर वही प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ऑडिटर आएगा। ठीक है, फिर ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, मत देखना, कोई जरूरत नहीं है। ये सुनो, रोटेशन वाले का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुनो, जो फर्म रिटायर हो रही है, अगर वो फर्म और कोई दूसरी फर्म सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, तो ये जो दूसरी फर्म है ना, ये भी 5 साल के लिए पूरे डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। ये दूसरी फर्म भी उस कंपनी की ऑडिटर फिर नहीं बन सकती इफ दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। सर अगर मान लो यहां पे वो वाला केस हो गया तो, कि ये वाली फर्म को पहले हमने अपॉइंट कर दिया, बाद में इनका नेटवर्क सेम हो गया,
वो वाली फॉर्म इसके नेटवर्क में आ गई या ये उसके नेटवर्क में चली गई, तो फिर क्या होगा, फिर इसको वैकेट करना पड़ेगा। पूरे 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, 5 साल तक जब तक उस रिटायरिंग फर्म का कूलिंग पीरियड चल रहा है तो दूसरी फर्म का भी सेम नेटवर्क नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू से, सेम नेटवर्क क्या होता है? सेम नेटवर्क का मतलब आप दोनों का ब्रांड नेम सेम है, या आप दोनों सेम ट्रेड नेम में काम करते हो, या सेम कंट्रोल में तुम्हारा ऑपरेशन चलता है, तो आपको सेम नेटवर्क में माना जाएगा। यू विल बी कंसीडर्ड अंडर द सेम नेटवर्क। ठीक है सर। फिर ये वाला पॉइंट मैंने तुमको करा दिया, कौन से वाला? पार्टनर इंचार्ज वाला। ब्रेक पूरे लगातार 5 साल का होगा, 5 साल तक आप क्या रहोगे? डिस्क्वालिफाइड रहोगे, मतलब 5 साल तक आपका कूलिंग पीरियड चलेगा। फिर मैं आया सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन नंबर 8 पे, वो बात करता है कैजुअल वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। अब ये कैजुअल वैकेंसी होती क्या है सर? कैजुअल वैकेंसी का मतलब कि रीजन कुछ भी हो सकता है बंदे की डेथ हो गई हो सकता है बंदा रेजिग्नेशन देके चला गया हो सकता है बंदे ने अपॉइंट होने के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली हो, इट कुड बी एनी रीजन, तो वो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी राइज होती है तो C&AG क्या करेगा? 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल कर देगा, और अगर C&AG फिल नहीं कर पाता तो 30 डेज के अंदर बोर्ड फिल कर देंगे। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले चेक करो रीजन इज रेजिग्नेशन या अदर देन रेजिग्नेशन। अगर रीजन इज अदर देन रेजिग्नेशन, बोर्ड फिल करेगा 30 डेज के अंदर, और अगर रीजन इज रेजिग्नेशन, कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से अराइज हुई है, तो फिर क्या करेंगे? फिर बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज के अंदर, एंड 3 मंथ के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, और ये ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ, जो अब एजीएम आने वाली है वहां के कंक्लूजन तक ये ऑफिस होल्ड करेगा। फिर उसके अंदर नया वाला एजीएम में नया वाला ऑडिटर आ जाएगा। ठीक है। 139 सबसेक्शन 9 सुनना आराम से। 139 सबसेक्शन 9 बोलता है रीअपॉइंट द रिटायरिंग ऑडिटर। जो ऑडिटर रिटायर होने वाला है उसी को रीअपॉइंट कर लो। अब तुम बोलोगे अभी तो आप बोल रहे थे रोटेशन होगी, जो रिटायर होने वाला है वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, उसका चिल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, मतलब कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसी कैसे अरे ये उनकी बात हो रही है जिस कंपनी पे रीअपॉइंटमेंट यानी रोटेशन के प्रोविजन नहीं लगते। जिस कंपनी पे रोटेशन के प्रोविजन नहीं लगते तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो सारी कंपनी में फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ था और वो 6th एजीएम के कंक्लूजन तक हुआ था, तो वो तो सभी कंपनी के लिए सेम था। जिन पे रोटेशन के प्रोविजन लगते हैं उनका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कंपनीज में तो वो 5 साल जब खत्म होंगे तो क्या हम उस रिटायरिंग वाले को दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिटायरिंग को रीअपॉइंट कर लो। अभी तो आप बोल रहे थे कूलिंग पीरियड भेजो, तो कूलिंग पीरियड उन कंपनीज को अपने ऑडिटर को भेजना पड़ेगा जिन पे रोटेशन लगती है। जिन पे रोटेशन नहीं लगती उनका जब वो 6th एजीएम आएगी तो रिटायरिंग वाला रीअपॉइंट हो जाएगा ना। हाँ बोलो, तो उसमें तो रिटायरिंग वाला रीअपॉइंट हो जाएगा। हाँ, तो रिटायरिंग वाले को रीअपॉइंट कर सकते हो बशर्ते वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उसने खुद ने अनविलिंगनेस नहीं शो की होनी चाहिए कि मुझे अपॉइंट नहीं होना। जब वो खुद ही नहीं राजी तो फिर क्या करेगा काजी? उसे क्यों अपॉइंट कर रहे हो भाई जो खुद ही अपॉइंट नहीं होना चाहता? तीसरी बात, कंपनी में कोई ऐसा एसआर पास नहीं हुआ होना चाहिए दैट दिस रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड और some other auditor will be appointed in place of this retiring auditor। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज का एसआर पास हो गया है तो ये रिटायरिंग वाला रीअपॉइंट नहीं होगा। सर दोबारा बोलो, अगर कंपनी में ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है दिस रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड, इसको ना रीअपॉइंट करने का एसआर पास हुआ है या फिर इसकी जगह पे किसी दूसरे को रीअपॉइंट करने का एसआर पास हुआ है। सर ये दोनों में फर्क क्या है? इस वाले में इसे मत करना, इस चीज का एसआर पास हुआ है, किसी को भी करो हमें नहीं पता, बट ये वाले केस में किसी दूसरे को करो, मतलब तुम वहां पे नाम बता रहे हो, इसे करो, इसे रीअपॉइंट मत करना, इस बंदे को अपॉइंट करो, इसे रीअपॉइंट मत करना। इस चीज का एसआर पास हो गया है, दोनों में से किसी भी चीज का अगर एसआर पास हो गया है तो दैट रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड। वो रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर एजीएम में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं हो पाता तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। एंड 139 सबसेक्शन 11 चिल्लर सी बात बोलता था, ये मैंने शुरू में ही बता दी थी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर ये वो फलाना ढिमकाना कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, उसके लिए आपको पहले ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आपको ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। दिस इज 139 डन। Absolutely yes, कृतिक पूछ रहा है सर इसका मतलब कूलिंग पीरियड प्रोविजन इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनी विच अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रोटेशन। यस, जिस कंपनी पे रोटेशन प्रोविजन लगते हैं सिर्फ उन्हीं को तो कूलिंग पे जाना है।
लॉ बड़ी कंपनीज में देखना चाहता है ना कि ऐसे ऑडिटर बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर रेगुलरली 10-10 साल तक काम ना करें, 15-15 साल काम ना करें, वरना फिर फेमिलियरिटी थ्रेट्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। चलो सर, फिर इसके बाद मैं आता हूं सेक्शन नंबर 140 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 140 बात करता है रिमूवल की, रेजिग्नेशन की एंड स्पेशल नोटिस वाले केस की। अब सुनना आराम से। 140 सबसे पहला बात करता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, मतलब ऑडिटर को ऐसे बोल सकते हैं, ओए ऑडिटर कल से मत आइयो, ओए ऑडिटर कल से मत आइयो। ऐसा नहीं बोल सकते, पहले तुमको बीआर पास करना पड़ेगा, पहले बोर्ड की अप्रूवल लो, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरडी को पावर डेलीगेटेड है, एडीटी 2 में अप्लाई करो 30 डेज के अंदर। बोर्ड जिस दिन बीआर पास हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अप्लाई करो सीजी को, और सीजी से अप्रूवल लो, और फिर उसके बाद एसआर पास करो यानी कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लो 60 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन आपके पास सीजी की अप्रूवल आई वहां से 60 दिन के अंदर अंदर एसआर पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लो, तब ऑडिटर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सर अगर ऑडिटर खुद रिजाइन करके चला गया तो जा, नहीं आऊंगा कल से तेरी कंपनी में, तो जा सकता है। बट अगर ऑडिटर जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में से जा रहा है तो उसको ना एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसमें रीजन ऑफ रेजिग्नेशन बताएगा एडीटी 3 के अंदर, और रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी और आरओसी को सबमिट करेगा। सेम प्रोविजन यहां है, अगर गवर्नमेंट कंपनी में से ऑडिटर छोड़ के जाएगा तो कंपनी और आरओसी को तो स्टेटमेंट देनी है, साथ में आपको सी एंड एजी को भी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। और अगर ऑडिटर ने ये वॉयलेट करा तो पेनल्टी लग जाएगी कितने की, 50,000, और अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट जब तक नहीं फाइल करोगे 500 रुपए डेली का फटका लगता रहेगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। यहां तक जल्दी से बोल दो डन। यहां तक सर हमको डन 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 हो गया है, हमको समझ में आ गया है, जल्दी जल्दी बोल देंगे, क्यूटी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं ना, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, अच्छे बच्चे हैं, प्याले प्याले बच्चे हैं, फटाफट से समझ लेते हैं और फिर फटाफट से बोल देते हैं डन डनाडन डन सर। ठीक है, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू 140 सबसेक्शन 4। अब 140 का ना कनेक्शन काफी जगह पे है, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 140 सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर एसआर पास हो गया है किस चीज का, कि इसे रीअपॉइंट मत करो या इसकी जगह पे किसी दूसरे को रीअपॉइंट करो। पहली बात तो ऐसा एसआर पास हुआ कैसे, यानी मीटिंग हुई होगी, तो ये सब हुआ कैसे, तो इसका ओरिजिनेशन है अंडर सेक्शन 115 ऑफ कंपनीज एक्ट। 115 सेक्शन नंबर 115 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है स्पेशल नोटिस के बारे में, कि अगर कुछ सेलेक्ट, मतलब वहां पर बताया हुआ है कितने परसेंट लोग, वो अभी तुम्हें लिमिट याद नहीं करनी, वो मीटिंग्स वाले चैप्टर में देखेंगे 115 में। ठीक है, इतने लोग अगर कंपनी को एक नोटिस भेजते हैं, वी डोंट वांट दिस ऑडिटर टू बी रीअपॉइंटेड, तो फिर वो कंपनी क्या करती है, ये होता है स्पेशल नोटिस। जब कुछ मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, कंपनी को एक नोटिस भेजते हैं और बोलते हैं ये ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, वी डोंट वांट दिस ऑडिटर टू बी रीअपॉइंटेड, या इसकी जगह पे किसी दूसरे को अपॉइंट करो। तो 115 में वो लोग स्पेशल नोटिस भेजते हैं। जब कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आता है ना, तो ये कम से कम 14 क्लियर डेज पहले आना चाहिए, बिफोर एजीएम। आ गया। उसके बाद कंपनी क्या करती है, ये ऑडिटर को फॉरवर्ड करती है कि देख तेरे लिए नोटिस आया है, अब तेरे को हटाना पड़ेगा हमें, और अगर तेरे को अपनी कुछ सफाई में कहना है तो कह दे, रिप्रेजेंटेशन देनी है तो दे दे। वो बंदा अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, तो ऑडिटर के पास राइट होता है क्या देने का, रिप्रेजेंटेशन देने का। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिटर की जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो और स्पेशल नोटिस की कॉपी सारे मेंबर को फॉरवर्ड की जाती है, फिर मीटिंग होती है और एसआर पास हो जाता है। इट गोज लाइक दैट। अब हुआ क्या, मान लो अगर ये रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट आई ऑडिटर से, नाउ इट इज नॉट फीजिबल फॉर द कंपनी टू सेंड इट टू द मेंबर्स, तो फिर उसको मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाता है। और अगर मान लो ऐसा हो गया कि उसमें ऑडिटर ने अननेसेसरली पब्लिसिटी सिक्योर करने की कोशिश की है, कुछ उसमें कुछ ऐसा अपनी पोजीशन का अब्यूज कर दिया है, तो इन दैट केस फिर एनसीएलटी को अप्लाई किया जाएगा कि ऐसा ऐसा उसने किया है। एनसीएलटी आपको ऑर्डर देगा कंपनी को कि तुम ना तो ये किसी को भेजोगे और ना ही किसी के सामने ये पढ़ के सुनाई जाएगी, और अगर आ जाती टाइम पे तो हम आरओसी को कॉपी फाइल कर देंगे। ठीक है। और अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो गया ना कि यस वाकई में बंदे ने गलती करी है, तो फिर ना तो वो पढ़ी जाएगी किसी के आगे और ना ही वो किसी को भेजी जाएगी। फिर 140 सबसेक्शन 5 बोलता है ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है सुयो मोटो ऑडिटर को रिमूव मारने की, यानी ऑडिटर अगर फ्रॉडलेंट तरीके से काम कर रहा है तो सुयो मोटो एनसीएलटी क्या कर सकता है, कंपनी को ऑर्डर देगा कि इस ऑडिटर को हटाओ। या फिर अगर सीजी ने अप्लाई कर दिया एनसीएलटी को कि वी वांट दिस ऑडिटर टू बी रिमूव्ड, ये कंपनी का ऑडिटर सही से काम नहीं कर रहा, आप इसे रिमूव कर दो, तो फिर वो रिमूवल के लिए 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देगा। एंड ऑडिटर
जो है अब वो वहां पर काम नहीं कर पाएगा एंड न्यू ऑडिटर अपॉइंट करेगा कौन, सीजी। बट ये सब करने से पहले एनसीएलटी अपने आप को ये इंश्योर करेगा कि वाकई में वो ऑडिटर फ्रॉडलेंटली काम कर रहा था, तो ही उसको हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और एक बात ध्यान से सुनना, अब क्योंकि उसको यहां पर ट्राइब्यूनल ने हटा दिया तो अगले 5 साल तक वो कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी ऑडिटर बिकॉज ही वॉज एक्टिंग इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। तो 5 साल के लिए वो ऑडिटर अब नहीं बन सकता, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड एंड वो बंदा लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। और अगर फर्म ऑडिटर थी तो इन दैट केस फर्म और एवरी पार्टनर, बस सारे पार्टनर नहीं, वो पार्टनर्स जो फ्रॉडलेंट तरीके से काम कर रहे थे उसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर क्या आएगी, लायबिलिटी आएगी, सारे पार्टनर के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है। और अगर फ्रॉडलेंट तरीके से हटाया गया है, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है 5 साल के लिए, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। मैं आपसे पूछूं, एक केस ऐसा था जब फ्रॉड के केस में इसको 10 साल के लिए डिबार कर दिया जाता है, वो केस कौन सा था? यहां तो ट्राइब्यूनल ने उस ऑडिटर को हटाया, तो कितने साल के लिए हटाया? 5 साल के लिए। जब ट्राइब्यूनल ने ऑडिटर को हटाया तो बोला फ्रॉड में काम कर रहा था, तो अब 5 साल के लिए ऑडिटर नहीं बन सकते। बट देयर वॉज अ केस, आई टोल्ड यू, कि जहां पर 10 साल के, अगर तुम फ्रॉड में फंसे तो तुम 10 साल के लिए ऑडिटर नहीं बन सकते। वो ऑर्डर कौन पास करेगा? 10 साल वाला ऑर्डर कौन पास कर सकता था? फंस गए ना? आगे आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे का भूलते जाते हैं। सेक्शन नंबर 141, सेक्शन नंबर 141 में डिस्क्वालिफिकेशन थी। अगर कोर्ट ने किसी भी ऑफेंस के लिए तुमको कन्विक्ट किया था इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो 10 साल की वहां पर वनवास है। कोर्ट अगर तुम्हें फ्रॉड के लिए वो करता है, कन्विक्ट करता है, तो तुम 10 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकते। ट्राइब्यूनल तुम्हें इस सेक्शन के अंदर अगर कन्विक्ट कर रहा है तो फिर तुम 5 साल के लिए ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आया ओहो द विशाल का सेक्शन 143। 143 बात करता है पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। इसके बाद बस एक सेक्शन और है, कौन सा वाला आपका? दैट इज 148, कॉस्ट ऑडिट वाला। तो 143 सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन और सर, 143 के बाद दैट इज 148 कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, ठीक है। 143 बात करता है पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ये क्या बोलता है? जब भी ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो उसके पास क्या पावर होती है? उसके पास पावर होती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। वाउचर्स ऑफ द कंपनी को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। एट ऑल टाइम उसके पास इन चीजों की क्या रहेगी? एक्सेस रहेगी। चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेस पे रखे हैं, इस बंदे के पास एक्सेस होगी। आपको याद आ रहा हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट को सिर्फ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते थे, सॉरी डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते थे, इवन मेंबर भी नहीं कर पा रहा था। बट ऑडिटर के पास एक्सेस होती है किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट की एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी की। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बोला राइट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अपनी ऑडिट परफॉर्म करने के लिए इसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर एम्प्लॉइज से ले सकता है। बट होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है वो सब्सिडरी और एसोसिएट के अकाउंट्स, एसोसिएट के रिकॉर्ड्स भी क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। व्हाट इज ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा तो वो कुछ मैटर्स में इंक्वायरी करेगा। कुछ मैटर्स में क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। और यहां 6 मैटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये मेरे सर ने ट्रिक बताई थी, ए बी सी डी ई एफ। ऐसे याद कर लेना इसको। ए बोले तो एडवांस, ए बोले तो एडवांस मतलब ए का मतलब क्या? कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है? क्या उस पर प्रॉपर सिक्योरिटी क्रिएट हुई हुई है, नहीं हुई हुई है? और कोई टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के या मेंबर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? दूसरी बात, जो बुक्स में एंट्री डाली गई है कहीं वो सिर्फ बुक एंट्री तो नहीं है, एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुई ही ना हो। कहीं तुम सिर्फ बुक्स के अंदर बुक एंट्री डाल के सिर्फ ट्रांजैक्शंस घुमा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। थर्ड, जो शेयर्स, कंपनी के जो शेयर, सिक्योरिटी, जो भी ये सारी चीजें हैं, क्या आपने इसको प्राइस से कम पे तो नहीं बेच दिया था? कहीं कंपनी इसको लॉस पे तो नहीं बेच रही, तो क्यों लॉस पे बेच रही है? कॉस्ट से कम पे क्यों बेच रही है? तो बी स्टैंड फॉर बुक एंट्री, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। डी मतलब डिपॉजिट। कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, क्या कंपनी ने उसको कहीं डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा दिया? सर कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि किसी को लोन देना और डिपॉजिट देना, डिपॉजिट्स में क्या होता है? कंप्लायंसेस ज्यादा है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी डिपॉजिट्स की फॉर्म में दिखा देती है कि लोन दिया हुआ है, बट दिखाएगी क्या? डिपॉजिट। कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंस रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज तो नहीं हो रहा? डायरेक्टर जा रहा है हनीमून पे और उसके जो पर्सनल खर्चे हैं वो यहां तुम कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में डाल रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा? और जो शेयर कैश में अलॉट किए गए थे, क्या कंपनी को उनके बदले जो कैश आना था वो आ गया?
और अगर नहीं आया तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पोजीशन शो हो रही है क्या वो करेक्ट है, मिसलीडिंग तो नहीं है। ये सारी चीजों पर ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद 143 सबसेक्शन 2 बोलता है कि ऑडिटर जब ऑडिट कर लेगा तो उसके बाद बनाएगा ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट बनाकर भेजेगा मेंबर्स को कि उसने जो अकाउंट्स एग्जामिन किया, उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रखे गए थे वो उनको ऑडिट किया है, और उसने ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय ये चीज अश्योर कर दी कि दे आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, दे आर ट्रू एंड फेयर, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द एप्लीकेबल एफआरएफ, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अकाउंट्स बनने चाहिए वैसे ही बने हैं, इसमें कुछ भी मिसस्टेटमेंट नहीं है। ऐसा वो क्या देता है, ओपिनियन उसको देना होता है। अगर है तो वो ओपिनियन देगा कि उसके अंदर मिसस्टेटमेंट है। और जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो एक्ट को कंप्लाई करके चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखेगा, एंड मैटर्स विच आर टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, इसका भी ध्यान रखेगा। एंड ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एक रीजनेबल एश्योरेंस वो दे सकता है कि मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एकदम सही सही बनी है। फिर आता है सबसे बड़ा वाला सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 3। 143 सबसेक्शन 3 बोलता है ऑडिटर को ना इन मैटर्स पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, आप ऑडिटर को इन मैटर्स पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पहले यहां तक बोल दो, क्लियर है? हाँ जी, यस, चले आगे। चलो सर, चलो। सो ऑडिटर को किन किन मैटर पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? पहली बात, क्या ऑडिटर ने जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगी थी, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन उसको मिली थी या नहीं मिली थी? पहले तो वो बंदा ये बताएगा। और अगर नहीं मिली थी तो बताओ क्या मांगा था जो नहीं मिला, और उसका इंपैक्ट बताओ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका इंपैक्ट भी बता देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको बताना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कंपनी ने जहां पर रखे हुए हैं, चेक करो क्या वो एज पर लॉ रखे हुए हैं, मतलब एज पर सेक्शन नंबर 128 रखे हुए हैं, नहीं रखे हुए, मतलब डबल एंट्री पे बने हुए हैं, अक्रूवल बेसिस पे बने हुए हैं, सब 128 का कंप्लायंस होना चाहिए, इस पर रिपोर्टिंग देगा। और अगर ब्रांच ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा है, मतलब ब्रांच ऑडिट इज बीइंग ऑडिटेड बाय सेपरेट ऑडिटर, तो जिन ब्रांचेस पे इसने विजिट नहीं की है, क्या उन ब्रांचेस से समराइज्ड रिटर्न्स जो आनी थी वो आई या नहीं आई, ये सारी चीजों पर रिपोर्टिंग करेगा। तीसरी चीज, रिपोर्ट ऑन द ब्रांच विच आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर विच हैज बीन रिसीव्ड। अब जो ब्रांच ऑडिटर कोई और है, वो जो ऑडिट कर रहा है वो आपको रिपोर्ट बना के देगा। मेन ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट बना के देता है, तो वो रिपोर्ट आई या नहीं आई, और उस रिपोर्ट को तुमने कैसे डील किया, ये सब चीजें आपको यहां पे लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है सर, आगे लिखना। बैलेंस शीट और पीएनएल जो है, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ऑब्जर्वेशन कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या मैटर्स व्हिच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। जो ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स, जो इसने नेगेटिव रिमार्क्स वगैरह दिए हैं, उसकी रिपोर्टिंग। इफ डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, अगर सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2 में डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, अब यहां क्राइटेरिया क्या है वो तुम्हें नहीं पढ़ना कि 164 में डायरेक्टर कब डिस्क्वालीफाई होता है कंपनी का, वो हमको नहीं पढ़ना। 164 में अगर डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, वो भी 164 सबसेक्शन 2 में, जो एक थोड़ी तगड़ी वाली डिस्क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो हो गई है तो भी आपको रिपोर्टिंग देनी है। मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट पे अगर कोई क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क है, उसके बारे में रिपोर्टिंग दो। क्या कंपनी में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है? सर, व्हाट आर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपकी कंपनी में हैं या नहीं है? और अगर हैं तो क्या वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं हो रहे? इन सब चीजों पे भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर लॉ मेकर ने यहां पर एक और प्रोवाइजो डाला हुआ है, और जो ICAI बहुत जल्दी मजे लेने वाला है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपसे लॉ के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल्दो दे यूज्ड टू आस्क दिस इन द ऑडिट, बट ये वाला क्वेश्चन आपसे लॉ में बहुत जल्दी पूछा जाने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है, तो याद कर लेना। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के मैटर पर रिपोर्टिंग करनी होती है ऑडिटर को इन द ऑडिट रिपोर्ट, बट ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाली रिपोर्टिंग सिर्फ उस कंपनी में करनी नहीं होती आपको जो OPC है, स्मॉल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, एंड एग्रीगेट बोरोइंग फ्रॉम द बैंक PFI 25 करोड़ से कम है।
इन कंपनीज के अंदर ये आईएफसी वाली रिपोर्टिंग नहीं जाती। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाली और इनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की रिपोर्टिंग ये सब किस में नहीं जाएगी? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, एग्रीगेट बोरोइंग फ्रॉम द बैंक पीएफआई 25 करोड़ से कम है। इज इट क्लियर? इनके ऊपर आईएफसी वाली रिपोर्टिंग नहीं लगेगी। क्लियर? क्लियर सर। आगे सुनना, फिर बोलते हैं अदर मैटर भी आपको रिपोर्ट में डालने पड़ेंगे। अब हमने बोला अदर मैटर क्या होते हैं? अदर मैटर इन्होंने बताया रूल 11 में। अब आराम से सुन लेना। पहला, क्या कंपनी ने कोई जो पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है, मतलब कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है या कुछ भी कोई ऐसा पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या है, क्या कंपनी ने वो डिस्क्लोज किया हुआ है? फर्स्ट। सेकंड, क्या कंपनी ने फॉरसीएबल लॉसेस, जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, उसके लिए कंपनी को जो लॉस हो सकता है, क्या कंपनी उसके लिए प्रोविजन बना के चल रही है या नहीं चल रही? इस चीज के बारे में भी आपको रिपोर्ट करना होता है। ओ वेदर देयर इज एनी डिले इन द ट्रांसफरिंग अमाउंट टू आईपीएफ, क्या कंपनी को कोई पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर करना था, वो डिले हो गया, कंपनी ने टाइम पे किया था नहीं किया था, उस पर रिपोर्ट करना होता है। और डिविडेंड जो पे हुआ था, क्या वो एज पर 123 पे हुआ था या नहीं हुआ था, मतलब डिविडेंड की पेमेंट के लिए 123 का कंप्लायंस हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी आपको रिपोर्ट करना होता है। फिर उसके बाद ऑडिट ट्रेल वाला पॉइंट। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? लेट्स से 17 सितंबर 10 बजे सुबह किसी ने एंट्री पास करी और 17 सितंबर 12 बजे एंट्री मॉडिफाई हो गई, तो ये ट्रेल दिखाएगा कि कब कब एंट्री डली, कब मॉडिफाई हुई, ताकि मैनिपुलेशन पकड़ा जा सके। तो ये सब चीजों के लिए आपको क्या क्या चेक करना है? पहला, क्या कंपनी अब जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है उसमें ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर वो है, क्या वो ऑपरेट होती है सारी ट्रांजैक्शन के लिए? ठीक है। तीसरी चीज, क्या उसको तुमने टेम्पर तो नहीं कर रखा? एंड चौथी चीज, आपको इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द लाइफ टाइम, मतलब कि आपको ये ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी होनी चाहिए, ऑपरेट होनी चाहिए, टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी प्रिजर्व्ड। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये सारी चीजों पे भी रिपोर्ट करेगा। और एक लास्ट बात, ओहो, ये पॉइंट को सुन लो ध्यान से, बस ये जो तड़का वाला पॉइंट है ना, ये सुन लो। ऑडिटर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन मांगेगा और मैनेजमेंट को बोलेगा बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने कुछ फंड्स, लोन्स, एडवांसेस के रूप में किसी इंटरमीडियरी बंदे को दे रखे हो और फिर कल को चलकर वो इंटरमीडियरी बंदा जो है वो क्या करेगा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा लेंड कर देगा। यानी कंपनी ने पैसा अल्टीमेटली पहुंचाना था इसको, बट डायरेक्टली देती तो फंसती। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बीच में डाला एक इंटरमीडियरी। कंपनी पैसा देगी इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी अल्टीमेटली किसको देगा, बेनिफिशियरी को। मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, जल्दी बताओ ऐसा कुछ तो नहीं है। और मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी कि नहीं 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 ऑडिटर सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर ऑडिटर अपना व्यू रखेगा, अपना रिपोर्टिंग करेगा कि कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं है। सिमिलरली थोड़ी सी पोजीशन स्विच कर दो, कोई पर्सन इन्वॉल्व हुआ जिसने किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचाना था, बीच में घुस गई कंपनी, वो बंदा डायरेक्टली पैसा पहुंचाता तो पंगा होता। उसने दिया कंपनी को, कंपनी उससे पैसा लेकर उसके बिहाफ पे किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पहुंचाएगी। कहीं ऐसा कोई डायवर्जन ऑफ फंड का ड्रामा तो नहीं चल रहा। तो ऑडिटर ये चीज भी चेक करेगा और ये दोनों चीज के बारे में रिपोर्टिंग करेगा कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो ऑडिट करते समय उसको ऐसी कोई चीजें पकड़ में नहीं आई, और अगर आई तो क्या मैनेजमेंट ने वो सब, अगर ऐसा कुछ करा भी हुआ है तो मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ डिस्क्लोज किया हुआ है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना कि कहीं कुछ अनडिस्क्लोज्ड ऐसा वाला सीन चल रहा हो। तो ऑडिटर को इस चीज पे भी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है 143 सबसेक्शन 4। 143 सबसेक्शन 4 का मतलब क्या होता है? 143 सबसेक्शन 4 का मतलब ये बोलता है अगर ऑडिटर जो है मैटर पे नेगेटिव रिमार्क्स देता है या क्वालिफिकेशन ओपिनियन देता है, क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, तो फिर उसको क्या देना पड़ेगा, उसको रीजन भी बताने पड़ेंगे कि वो क्यों नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है। फिर मैं आया गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, तो ये तो हमने पढ़ लिया 139 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7। फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होंगे। ठीक है सर। एंड C&AG डायरेक्ट करेगा ऑडिट कैसे करनी है। तो ऑडिटर जब ऑडिट कर लेगा तो रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, C&AG को देगा, और उसके अंदर लिखेगा कि C&AG ने इसको ऑडिट करने के लिए क्या डायरेक्शंस दी थी, इसने उन डायरेक्शंस पे क्या एक्शन लिया और इन चीजों का क्या इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट। ये ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा C&AG को, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है सर। फिर C&AG के पास राइट है, जब इसके पास ऑडिट रिपोर्ट आ गई ना
तो C&AG के पास ये राइट होता है कि C&AG क्या करा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कितने दिन के अंदर, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट आई वहां से 60 दिन के अंदर अंदर एक पर्सन को ऑथराइज कर दिया जाएगा और बोला जाएगा आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सप्लीमेंट्री ऑडिट कीजिए। सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए वो जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो कोई भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, मांग सकता है। एंड C&AG के पास राइट है टू कमेंट अपॉन द सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट। और जब इस C&AG के पास सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट बनकर आएगी तो ये उस पर क्या देगा, अपना कमेंट देगा। ठीक है, ठीक है सर, जल्दी बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद में आया 143 सबसेक्शन 7 बोलता है कि C&AG क्या करा सकता है, अगर उसको लगे तो वो टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है। वो टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है अकाउंट्स की। अब आप बोलोगे ये सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट में फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि बेटा ये सप्लीमेंट्री ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है, टेस्ट ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट की है। सर क्या फर्क, चपेट खानी है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है और ये अकाउंट्स की है। और दूसरी बात, ये हो रही है विद इन 60 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। जब मेन वाली ऑडिट हो जाएगी उसके बाद 60 डेज के अंदर होगी ये, यानी पहले मेन वाली ऑडिट होगी उसके बाद अगर उसको लगेगा तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कराएगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोई ऐसा सीन है ही नहीं, यहां पर कोई ऐसा सीन है ही नहीं। जब कभी C&AG को लगेगा वो आपकी टेस्ट ऑडिट करा सकता है। देन में उसके बाद आया सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 8 दैट इज फॉर ब्रांच ऑडिट। सब सेक्शन नंबर 8 ब्रांच ऑडिट, रेड विद रूल नंबर 12। ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है ब्रांच ऑफिस की, कि ब्रांच ऑफिस है क्या। पहली बात तो ब्रांच ऑफिस मींस एनी एस्टैब्लिशमेंट जिसको कंपनी बोल के बताएगी कि ये हमारी ब्रांच है तो वो हमारी ब्रांच है। वाओ। हु कैन डू द ब्रांच ऑडिट? अगर ब्रांच इंडिया में है तो कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, कोई और बंदा ऑडिटर रख लो वो भी कर सकता है। और अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, अकाउंटेंट भी कर सकता है, और पर्सन जो उस कंट्री के हिसाब से ऑडिटर बन सकता है वो भी कर सकता है। फिर मैंने बोला ब्रांच ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। ब्रांच ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और कंपनी के मेन ऑडिटर को भेजेगा। दूसरी बात, पावर्स एंड ड्यूटीज जो कंपनी के ऑडिटर की होती हैं वही ब्रांच ऑडिटर के पास भी होंगी। एंड तीसरी बात, अभी आगे चलकर एक फ्रॉड की रिपोर्टिंग पढ़ाऊंगा, वो ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि अगर आपकी पकड़ में फ्रॉड आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर फ्रॉड ब्रांच से रिलेट करता है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर है फ्रॉड की रिपोर्टिंग करने की, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी होती है इफ द फ्रॉड रिलेट्स टू दैट ब्रांच। तो प्रोविजन रिगार्डिंग टू द रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द ब्रांच ऑडिटर टू द एक्सटेंट दैट फ्रॉड रिलेट्स टू द ब्रांच। अगर फ्रॉड ब्रांच से रिलेट करता है तो रिपोर्टिंग किसके ऊपर आएगी? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी आएगी। फिर 143 सबसेक्शन 9 बोलता है ऑडिटर को ऑडिट करते समय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ेंगे एज यूजुअल, ये तो हमको पता ही है। एंड 143 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? सबसेक्शन 10 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी। जैसे 133 में शिनचैन की तरह भी बोलेंगे ये सेक्शन खत्म होने पे, 133 में जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब करने की पावर है सीजी के पास। एक गले की जो वाट लग चुकी है डेली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करने की पावर है किसके पास? सीजी के पास। ऐसे ही यहां पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करने की पावर इज विद द सीजी। एंड उसके बाद आ जाता है कारो जी। आप ऑडिट में पढ़ोगे कि आप ऑडिट में पढ़ोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी के ऑडिटर्स को बोल सकती है कि जब तुम इन कंपनीज की ऑडिट करोगे तो आपको इन स्पेसिफाइड मैटर पे ऑडिटिंग करनी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इन स्पेसिफाइड मैटर पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और वो उसके लिए कारो फाइल हुआ है। कारो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ठीक है, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। कारो के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? जल्दी बोलो। कारो के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नोट्स टेलीग्राम में। राइट राइट सर। अब आगे आ जाओ फ्रॉड की रिपोर्टिंग पे। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे होती है? अगर ऑडिटर के पास रीजन टू बिलीव है, ओपिनियन नहीं, ही हैज द रीजन टू बिलीव कि कहीं ना कहीं
ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। यहां कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया, कंपनी पे फ्रॉड हुआ है, और कंपनी पे जो फ्रॉड हुआ है उसकी रिपोर्टिंग आपको सीजी को करनी पड़ेगी। बट अगर फ्रॉड छोटे वाला है, अगर फ्रॉड छोटे वाला है तो फिर आपको सीजी को रिपोर्ट ना करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग करनी होती है। अभी रिपोर्टिंग देखेंगे कैसे होती है, बट मैं थोड़े से प्रोविजन और पढ़ा दूं। 143 सबसेक्शन 13 बोलता है कि अगर एक बंदे ने जो कि ऑडिटर है, अगर उसने रिपोर्टिंग करी गुड फेथ में तो हम इसे उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं मानेंगे। इफ द रिपोर्टिंग इज डन इन गुड फेथ, इट शैल बी डीम्ड दैट ऑडिटर हैज नॉट कॉन्ट्रावीन्ड एनी ऑफ हिज ड्यूटी बाय रिपोर्टिंग टू सीजी। ऐसा नहीं कि उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर दी, ये कर दिया। भाई फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड की रिपोर्टिंग करी है उसने, और अगर रिपोर्टिंग गुड फेथ में हुई है तो हम इसे ऑडिटर की ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं मानते। फिर जैसे कंपनी के ऑडिटर यानी कि स्टैट ऑडिटर जिसको आप सीए बोल रहे हो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो रिपोर्ट करेगा फ्रॉड के बारे में। ऐसी अगर कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहा है अंडर सेक्शन 204, या कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट कर रहा है अंडर सेक्शन 148, तो जब ये लोग ऑडिट करेंगे, अगर इनके ऊपर, अगर इनको फ्रॉड पकड़ में आ जाता है ना, तो इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कि इनको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इनको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर, वेरी गुड बेटा। और अगर आपने ये सेक्शन वायलेट करा, वो फ्रॉड वाली रिपोर्टिंग नहीं करी, तो ऑडिटर या स्टैट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, अगर लिस्टेड कंपनी के हो 5 लाख का फटका लगेगा, अदर कंपनी पे 1 लाख का फटका लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मैनर ऑफ रिपोर्टिंग। फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं सर? फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे करनी है? चेक करो, फ्रॉड छोटा है बड़ा है। अगर फ्रॉड छोटा है, 1 करोड़ से कम वाला फ्रॉड है, तो ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करो। ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करो। जैसे ही पता लगा तभी रिपोर्ट करो, बट नॉट लेटर देन 2 डेज। मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। और साथ में क्या बता देना? पैन। पैन बोले तो उल्टा लिख दिया मैंने, पैन। पैन बोले तो कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व थी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और नेचर ऑफ द फ्रॉड क्या है, और ये सारी चीजें बताकर बोर्ड को भेज दो। अब बोर्ड क्या करेगा? यही पैन, कितना पार्टी कौन कौन थी, रेमेडियल एक्शन क्या लिया, अप्रॉक्स अमाउंट कितना था, और नेचर ऑफ द फ्रॉड क्या था, ये सारी चीजें आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या कर देना? लिख देना। आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिख देना। इज इट क्लियर? हाँ सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। फिर मैं आया, अगर मान लो कि फ्रॉड 1 करोड़ से भी बड़ा है, 1 करोड़ का या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर पहले ना बोर्ड को पूछो, बोर्ड फ्रॉड तो किया है तुमने, सीजी को बताने जा रहा हूं, कुछ रिप्लाई करना है, तो बोर्ड से पूछो, यू वांट टू रिप्लाई समथिंग, तो बोर्ड को पहले भेजो। यानी ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजो और बोलो कि रिप्लाई करो। जब आपको पता लगा वहां से 2 दिन के अंदर अंदर भेज देना। ठीक है, भेज दिया। नाउ वेट फॉर 45 डेज। 45 डेज के लिए वेट करो कि 45 दिन तक वो लोग क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। 45 डेज के अंदर अगर उनका रिप्लाई आ जाता है तो जैसे ही रिप्लाई आया 15 दिन के अंदर अंदर सीजी को रिपोर्ट कर दो फ्रॉड। क्या क्या भेजोगे? अपनी रिपोर्ट भेजोगे, उनके जो रिप्लाई आई वो भेजोगे, और उन रिप्लाई पे तुम्हारा क्या कहना है ऑडिटर का वो भी भेजोगे, और सीजी यानी कि सेक्रेटरी एमसी को भेजोगे, सील्ड एनवलप में भेजोगे, और एक फॉलो अप ईमेल भेज देना कि हमने आपको फ्रॉड की रिपोर्टिंग की है, मेल कर देना। ठीक है। और मान लो इंतहा हो गई इंतजार की और कोई खबर नहीं मेरे यार की, मान लो उसका रिप्लाई नहीं आया निकम्मे का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिप्लाई नहीं आया, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिप्लाई नहीं आया ना, तो जैसे ही 45 दिन खत्म होंगे, 45 दिन खत्म होते ही ये एडीटी 4 में रिपोर्ट आगे भेज देगा, और ये लिख के भेज देगा स्टेटमेंट की हमारे पास बोर्ड का रिप्लाई नहीं आया, मैंने उनसे रिप्लाई मांगे थे, उनको 45 दिन दिए थे, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। ये सब चीज वही सील्ड एनवलप में सीजी को रिपोर्ट कर देगा फ्रॉड, और साथ में क्या कर देगा? फॉलो अप ईमेल भेज देगा। और ये जब सीजी को रिपोर्ट करता है तो कौन से फॉर्म में करता है? एडीटी 4 में। कौन से फॉर्म में करता है बेटा? एडीटी 4 में। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। और ये हमारा सेक्शन नंबर 143, बहुत बड़ा सेक्शन है 143, और वो हमने कर लिया है खत्म। मेरे को शर्म आ रही है। क्या हमारा 143 हमको समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। हमको सर 143 क्लियर हो गया है। कदी ते हसबोल ना जिंद साडी रोल,
क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, 143 हो गया खत्म। अब पता है लास्ट सेक्शन इज 148 कॉस्ट ऑडिट। इसका पूरे बाकी सेक्शन से ना कोई लेना देना नहीं है, इसका पूरे सेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब 147 तक की कहानी अलग रखो और 148 अलग रखो। अब मैं तुमको अगर सेक्शंस याद करने हो तो सेक्शंस भी बड़े इजीली याद हो जाएंगे। देखो 139 में ऑडिटर आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का था। 140 में ऑडिटर जाता है, वो रिमूवल रेजिग्नेशन का था। कुछ याद आया? या रिमूवल बाय द ट्राइब्यूनल। तो 139 में ऑडिटर आता है, 140 में ऑडिटर जाता है। आया ना? 139 में ऑडिटर आता है, 140 में ऑडिटर जाता है। 141 ये बताता है कि कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। जो ऑडिटर आएगा वो डेफिनेटली पैसे तो लेगा, तो जब ऑडिटर आता है तो उसको 142 में पैसे मिलते हैं, उसको 142 में पैसे मिलते हैं। हेलो हेलो वर्षा जी, उसको 142 में पैसे मिलते हैं। जब उसको 142 में पैसे मिलते हैं तो वो पैसे आ जाते हैं, तो वो सोचता है अब मैं कुछ भी कर दूंगा। पर फिर 143 आता है और वो बोलता है कि पैसे आने से आपके पास पावर तो आ गई, पर कुछ ड्यूटीज भी आएंगी, पर कुछ ड्यूटीज भी आएंगी। तो 143 पावर एंड ड्यूटीज की बात करता है। फिर उस बंदे को लगता है ओ मेरे पास ये सारी पावर है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। पर 144 बोलता है तुम ये नहीं कर सकते। 144 बोलता है तुम ये नहीं कर सकते। फिर उसने बोला ओहो मैं ये भी नहीं कर सकता। तो 145 ने बोला ऑडिट रिपोर्ट पे साइन तो कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन तो कर सकते हो। यस सर, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन तो कर सकते हो। फिर 146 बोलता है कि ठीक है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना है, पर तुमको जनरल मीटिंग में भी तो आना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने आ ही रहे हो तो जनरल मीटिंग में भी आ जाना। और 147 बोलता है, 146 ने बोला कि ठीक है जनरल मीटिंग में भी आ जाना, और अगर नहीं आए या कुछ भी नॉन कंप्लायंस करा तो 147 में पेनल्टी आ जाएगी। सारे सेक्शन लाइन वाइज याद कर लेना। 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा वो सब 141 बताता है। जब ऑडिटर आता है तो रेम्यूनरेशन 142 में लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है, पैसा आ जाता है, उसके पास पावर और ड्यूटीज आ जाती है 143 वाली। 143 वाली पावर्स एंड ड्यूटीज आती है तो वो कुछ भी करने लग जाता है। पर 144 बोलता है ये सब मत करियो, 144 बोलता है ये सब मत करियो। पर 145 बोलता है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दियो, और ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने आ ही रहा है। तो 146 बोलता है नोटिस भी आई जाएगा तेरे को जनरल मीटिंग का, तो जनरल मीटिंग में भी आई जाना, और जनरल मीटिंग में आई जाओगे तो अगर नहीं आए नॉन कंप्लायंस करा तो 147 में क्या दी हुई है आपको, पेनल्टीज दी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? ये सारे सेक्शन है आपके 147 तक। और अब 148 इज लास्ट, कॉस्ट ऑडिट। एंड कॉस्ट ऑडिट इज वेरी वेरी इजी। क्यों? लास्ट टाइम जो मैंने रिवीजन डाली हुई है ना चैनल पे, उसमें कॉस्ट ऑडिट बहुत ज्यादा भर भर के कराया हुआ, बट वो सारा टॉपिक डिलीट हो गया मॉड्यूल में से, मॉड्यूल में वो है ही नहीं। तो आपके लिए कॉस्ट ऑडिट बहुत इजी टॉपिक इन्होंने छोड़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर से चाहे तो कुछ स्पेसिफाइड कंपनी जो कि प्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड गुड्स या प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज के धंधे में है, उनको बोल सकती हैं कि आप क्या करो, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो। 148 सबसेक्शन 1 इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड 148 सबसेक्शन 2 इज फॉर कॉस्ट ऑडिट। 148 subsection 1 is for cost record and 148 subsection 2 is for cost audit। तो ये बोल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आप क्या करो, आप करो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन। अब रूल 3 बताता है किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जिस कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 35 करोड़ और मोर हो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट? ये जो स्पेसिफाई किया गया ना यहाँ पे, ये स्पेसिफाइड में इन्होंने कुछ रेगुलेटेड सेक्टर बताए हैं, कुछ अनरेगुलेटेड सेक्टर बताए हैं। तो मान लो एक कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर वाला बिजनेस भी करती है, अनरेगुलेटेड सेक्टर वाला बिजनेस भी करती है, और कुछ अदर बिजनेस भी करती है जो इन दोनों में कवर्ड नहीं है। तो उसको टर्नओवर लेते समय ओवरऑल टर्नओवर लेना है, यानी वो अदर वाले का टर्नओवर भी काउंट होगा, और टोटल मिलाकर देखेंगे कि 35 करोड़ या उससे ज्यादा है या नहीं है। लाइक दिस ये 40 है ना, तो यस दिस कंपनी हैज टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड। बट कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे कौन से सेक्टर के? रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड के। इन वाले धंधों के आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। और अगर कंपनी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है तो एग्जाम्प्ट होते हो कॉस्ट रिकॉर्ड से, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एंड वंस द प्रोविजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड आर एप्लीकेबल टू यू, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवर। आपको हमेशा बनाने पड़ेंगे। फिर उसके आगे इन्होंने सारा टॉपिक काट दिया, यहाँ पे कुछ बचाया ही नहीं है, सीधा सीधा सिंपल छोड़ दिया बस, कि जो हम आपको कुछ नेटवर्थ या कुछ टर्नओवर बताएंगे, वो वाली कंपनीज की जिनकी नेटवर्थ और टर्नओवर इतनी इतनी होगी उनको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। अब वो लिमिट्स डिलीट हो चुकी हैं। पहले जब आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, ये अभी मई 25 के बाद से ये अमेंडमेंट आ गई है, मतलब मई 25 वाले जिन्होंने अटेम्प्ट अपीयर किया था या अब आगे अपीयर करोगे, यहां पर आप पुराने अगर पढ़ के आ रहे हो तो आपने यहां पर लिमिट्स देखी होंगी 25, 50, 100, बहुत बड़ा टॉपिक दे रखा था कॉस्ट ऑडिट का, वो सब डिलीटेड है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, कॉस्ट ऑडिट उस कंपनी को करानी है जिसकी प्रिस्क्राइब नेटवर्थ या टर्नओवर हो। सर कितनी? अब डब्बा जब्बा हमें नहीं पता, वो रूल में लिखा है, वो अभी इन्होंने डाला नहीं, हटा दिया है। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। इंडिविजुअल भी कर सकता है, फर्म भी कर सकती है।
स्टैट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, एंड कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने पड़ेंगे वाइल डूइंग द कॉस्ट ऑडिट। ठीक है सर। कॉस्ट ऑडिट इज इन एडिशन टू द ऑडिट अंडर सेक्शन 143। जो आपकी स्टैट ऑडिट हुई है, उस स्टैट ऑडिट के साथ आपकी कॉस्ट ऑडिट इन एडिशन है, अगर आप लिमिट्स में फॉल करते हो तो। एंड जो सारी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस जो मेन स्टैट ऑडिटर की होती है, सीए साहब की होती है, वही सीएमए साहब की भी होंगी। ऑडिट रिपोर्ट करने, कॉस्ट ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट बनाकर आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 180 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना पड़ेगा। एंड विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कंपनी क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को नेगेटिव रिमार्क्स पे एक्सप्लेनेशन देगी कि जो ऑडिटर ने नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं उस पे हमारा क्या कहना है। ठीक है सर। और अगर सीजी आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगवाना है तो मंगवा सकता है। और अगर तुमने कॉस्ट ऑडिट का नॉन कंप्लायंस करा तो कंपनी के ऊपर सेम पेनल्टी आएगी जो 147(1) में कंपनी के ऊपर पेनल्टी थी, और कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर वो सेम पेनल्टी है जो स्टैट ऑडिटर के ऊपर थी, 147(2) से लेके 5 तक। यानी वही सारा, वो फाइन वगैरह देना पड़ेगा, डैमेज पे करना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन रिफंड करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एंड बाय दिस यू हैव कंप्लीटेड द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स। एक एक पॉइंट डिस्कस हो गया और बहुत जल्दी डिस्कस हो गया, बहुत जल्दी अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। क्लियर बेटा? डन 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 सर। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखो क्वेश्चन क्या है, सीए मुद्दत इज अ पार्टनर इन एसएम एंड कंपनी, दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी, मतलब फॉर्म है बेसिकली, एंड कंपनी लिखा हुआ मतलब फॉर्म्स है। ठीक है, ये बंदा इस फॉर्म में पार्टनर है, एंड दिस फॉर्म, दिस आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लिबरल, ये बंदा यहां भी पार्टनर है, यहां भी पार्टनर है, और ये फॉर्म जो थी एक कंपनी की ऑडिट कर रही थी पिछले 10 साल से। अब आप बताओ क्या ये वाली फॉर्म जो दूसरी वाली फॉर्म है इसको हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? तो पहले यहाँ पे वो रोटेशन वाले प्रोविजन लिखोगे, बट यहाँ पर देखा जा रहा है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर है, तो वो जो दूसरी वाली फॉर्म है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी और उसको आप क्या नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ कॉमन पार्टनर। अच्छा मान लो वो अपॉइंट हो जाती, बाद में वो आके ज्वाइन कर जाता, फिर कर सकता था। एक और क्वेश्चन देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी, अपॉइंटेड मिस्टर दिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इट्स फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन to hold office till the conclusion of first AGM. At first AGM, this person was reappointed to hold the office till the conclusion of 6th AGM. आपको एग्जामिन करना है इसकी वैलिडिटी और बताना है कि क्या ये सही तरीके से अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ। अब जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना वो अलग सीन है, उसके बाद उसका टेन्योर फर्स्ट एजीएम के एंड पे खत्म होगा। अब यहां बोल रहा है उसी को रीअपॉइंट कर लिया और 30 एजीएम के कंक्लूजन तक अब वही बंदा चलेगा। तो सर एक तरीके से तो 6 साल काम कर लिया ना उसने, पहले फर्स्ट ऑडिटर की तरह 1 साल काम कर लिया, फिर उसके बाद 5 साल सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरह काम कर लिया। तो बोथ आर डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स, बोथ आर डिफरेंट अपॉइंटमेंट। यहां कुछ ऐसा इनवैलिड नहीं हुआ है, उस बंदे की अपॉइंटमेंट दोनों जगह वैलिड है। जो फर्स्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट हुआ है वो भी वैलिड है, और जो सब्सिक्वेंट अपॉइंट हुआ है वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है। ठीक है सर। फिर उसके बाद यहां पर क्या बात कर रहा है सुनना, एक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, मजे ले रहे हैं, इसकी इतनी कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इतनी स्टेट गवर्नमेंट के पास और इतनी अदर के पास। मैं बोलूं 1.5 और प्लस 1.23 यानी कि 2.73, तो 5 के 51% से तो ज्यादा ही है। तो इसकी 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो ये कंपनी क्या बन गई, सावित्री लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी बन गई। और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई तो अभी आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ ऐसे ऐसे, द मेंबर ऑफ द कंपनी हैव ऑब्जेक्टेड टू दैट अपॉइंटमेंट, आपको वैलिडिटी बतानी है। तो आपको वही प्रोविजन याद रखना है, 60, 30 और 60। 60 दिन के अंदर पहले सीएजी अपॉइंट करेगा, वो नहीं करेगा तो 30 दिन के अंदर बोर्ड करेगा, वो नहीं करेगा तो 60 दिन के अंदर मेंबर करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद ये आपका वो वाला सेक्शन दे रखा है 177 ऑडिट कमेटी वाला, ये तो मैं कराऊंगा ही। चलो ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही तुमको राइटिंग प्रैक्टिस में, तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। ये भी मैं कराऊंगा, इसकी भी टेंशन ना लो, नोटिस वाला। ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप देख सकते हो।
सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है. मिस्टर आयुष, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी इन द एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड इन September, in which he accepted the assignment. Subsequently, he joined B as a partner for consultancy firm of Mr. B, and Mr. B is also working as a finance executive of the X Limited. बताओ वो बंदा डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है? सर वो बंदा डिस्क्वालिफाई हो जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा. उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है सर. मिस्टर अभी, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ अभिमान लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू. एक बात सुनना, एक बात सुनना, एक बात सुनना. नहीं अभिषेक, कल दूंगा. एक बात सुनना, मैं आपको बोल रहा हूं कि वो जो रिलेटिव वाला पॉइंट था कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है, तो सिर्फ रिलेटिव होल्ड कर सकता है, वो भी कंपनी में. प्लीज उसको ध्यान रखना. वो बंदा खुद होल्ड नहीं कर सकता कंपनी में, रिलेटिव होल्ड कर सकता है. सिर्फ रिलेटिव को एग्जम्पशन है और उसकी भी फेस वैल्यू 1 लाख. ठीक है, ठीक है सर. तो यहां तो ये डिस्क्वालिफाइड है क्योंकि वो खुद ही होल्ड कर रहा है. ठीक है, ठीक है सर. सेम क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन वाले. HD Software Private Limited is engaged in the business of providing software services. The company appointed its statutory auditors. The engagement letter was signed with a clause that fees to be mutually decided. However, the remuneration was not finalized. Directors of the company seeks your advice for the provision relating to the remuneration of the auditor as per the provision of Companies Act. तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बताना है किसका? About the remuneration of the auditor. 142 कोट कर देना, काम खत्म. ठीक है, और ये आपको वो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है. ये 2 बार आया हुआ है. देखो एग्जाम 19 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है. सो माइट बी पॉसिबल 25 में भी किसी अटेम्प्ट में टपक सकता है, नहीं तो 26 में टपक जाएगा. कि 144 पे क्वेश्चन आपको केस सीधा नहीं बोला हुआ, राइट डाउन द सर्विसेज जो आप नहीं दे सकते 144 में. एक कहानी बना के दे रखी है, कहानी बना के दे रखी है कि आप ये वाली सर्विस का असाइनमेंट एक्सेप्ट करके बैठ गए, जबकि आप नहीं कर सकते बिकॉज 144 में प्रोहिबिटेड है. तो ये आपको 144 वाला कोड करना है. 143 वाला मैं देख लेता हूं. यस, 1 मिनट को. वन 143 में से ना ज्यादातर ऑडिट में आता है, मतलब ऑडिट वाले सब्जेक्ट में आता है ज्यादातर. बट अभी तो मेरे ख्याल ये चैप्टर उधर है ही नहीं है. कंपनी ऑडिट हुआ करता था, उधर से हटा दिया शायद उन्होंने. रहेगा तो उसका कुछ डिस्कस कर लेंगे. मैं देख लूंगा किसी में आरटीपी में हुआ होगा, या अभी वाले आरटीपी में, किसी अभी वाले एमटीपी में आया होगा तो वो उठा लेंगे, उसकी टेंशन ना लेना. ठीक है, डन 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 सर. चलो, सो माई ड्यूटी इज डन. आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीटेड है. अब तुम्हारी ड्यूटी चालू है. वीडियो को ठोक देना लाइक, चैनल को करवा लेना सब्सक्राइब, कमेंट ठोक देना. ठीक है, और अपन मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. कल रिवाइज करेंगे एलएलपी. ठीक है, कल एलएलपी का चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे. एंड सी यू टुमारो इन द इवनिंग. एंड टिल देन वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसे भी जाओ पहले जाकर, भागकर उसको भी लाइक कर देना और फिर जाना. ठीक है, ठीक है सर. And see you tomorrow live at 7 p.m. for revision of the LLP. This is all for today. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye. And keep working very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye.